हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो हम देख रहे थे अपनी फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर और बात करें यहाँ पर तो आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं अपनी यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड का नाम क्या हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। सेम ही जो हमारी यूनिट थी वो हमारी यूनिट फर्स्ट में भी थी, जिसका टाइटल का नाम क्या था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो हमारा एक्ट था ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट था और थोड़ा सा लेंथी भी है। और इंपॉर्टेंट है इसीलिए जो हमारा ये एक्ट है इसको दो यहाँ पर मतलब यूनिट्स में कवर किया गया है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड। तो यूनिट फर्स्ट को हम जो अपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इसके जो भी वीडियोस वगैरह होंगी उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहां जाइए और चेकआउट कीजिए और बाकी सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे, आप उन्हें जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी बात करें जो यूनिट फर्स्ट के नोट्स होंगे वो आपको हमारी वेबसाइट carewellpharma.in पर जाके फ्री में आपको अवेलेबल है। सारा कुछ हम फ्री में देते हैं, आप वहां जाके जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करें हम अपनी यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड को आज हम जो है कंप्लीट कवर करने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इसमें अंदर वीडियो को देखो आप ट्राई करो कि आप इसको मतलब पार्ट वाइज देखो। अगर आप जैसे इतनी बड़ी लेंथी वीडियो है, अगर आप कंप्लीट देखोगे तो हो सकता है आपको समझना है या आप बोरियत वगैरह भी हो सकती है, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस है, कोई टेक्निकल सब्जेक्ट वैसा तो है नहीं, यहाँ पर थ्योरी ज़्यादा पार्ट है हमारा। ठीक है, तो हो सके तो आप इसको जो है पार्ट वाइज देखना। बाकी ये जो हमारी आज की वीडियो रहेगी टोटल हमारे 4 पार्ट्स में कवर है, यानी कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने इसको 4 पार्ट्स में कवर कर रखा है। पहला हमारे यहाँ पर आएगा डिटेल्स स्टडी ऑफ शेड्यूल, और ये कुछ हमारे शेड्यूल्स है जिसको हम पहले से अपने यूनिट फर्स्ट में कवर कर चुके थे, बस हमें यहाँ थोड़े से डिटेल्स में देखने हैं। सेकंड हमारा इसमें रहेगा सेल ऑफ ड्रग, यानी कि जो हमारे ड्रग्स वगैरह उसको हम सेल कैसे कर सकते हैं उसके आधार पे सारी कुछ आपको यहाँ मिल जाएंगी डिटेल। थर्ड हमारा यहाँ पर रहेगा लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ ड्रग, यानी कि अब हमने जो ड्रग्स वगैरह बनाए हैं उसको लेबल और पैकिंग का सारा सिस्टम यहाँ समझेंगे। देन फोर्थ हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल, यानी कि जो भी हमारा सिस्टम था पूरा का पूरा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट उसको ये रेगुलेट करेंगे, यानी कि कह सकते हैं जैसे हमारा ये पूरा देश है तो यहाँ पर जो पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है, वो पूरा का पूरा फंडा यहाँ पर ये हमारा हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन वाला, और ये हमारे जितना भी ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके अंदर आते हैं और हमारे पूरे के पूरे फार्मेसी को रेगुलेट करते हैं। तो इसके बारे में भी हम जो है डिटेल्स में सारा कुछ जो है पढ़ने वाले हैं। तो ये 4 रहेंगे, तो हम चलिए एक एक करके सब कुछ स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक फंडा समझते हैं कि आखिर हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था क्या। तो देखो, हम जानते हैं कि फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी अगर काम हमारे इंडिया में होता है तो उसमें हमारे बेसिकली क्या काम आते हैं। हम कोई दवा को या तो इंपोर्ट कर रहे हैं, भाई मंगा रहे हैं, या तो हम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या तो हम उसको बना रहे हैं, या तो कहीं बाहर से मंगा रहे हैं, या उसको हम बना रहे हैं, या फिर हम उस ड्रग को कहीं पर बेच रहे हैं। यही तो सेल में क्या आ जाएगा, हम किसी को बेच रहे हैं, वो कंज्यूमर्स को बेच रहे हैं, कस्टमर को बेच रहे हैं, पेशेंट को बेच रहे हैं, तो ये सेल वाला सिस्टम है। और फोर्थ हमारा आता है लेबलिंग एंड पैकिंग, कोई भी ड्रग हमने बनाया तो उसको भाई लेबल लगाएंगे, उस पर पैक करेंगे। तो जो भी ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है ये हमारा रेगुलेट कौन करता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेगुलेट करता है। तो बस इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो 2 को हम यहाँ पर ऑलरेडी कवर कर चुके थे, इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर वाला सिस्टम। अब जो बाकी के 2 होंगे सेल्स ऑफ ड्रग और लेबलिंग एंड पैकिंग वाला, तो इसको हम यूनिट सेकंड यानी कि इस वाली यूनिट में जो है कवर करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा चैप्टर यहाँ पर क्या रहेगा, डिटेल्स स्टडी ऑफ शेड्यूल। तो यहाँ पर देखा जाए वैसे तो हमारे बहुत सारे यहाँ पर दिए, लेकिन हमने सबको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में कवर नहीं किया है, मतलब आपके कर दिया। एग्जाम वगैरह में कभी आएगा आप आराम से इसको जो है लिख सकते हो, 5 या 7 मार्क्स में कभी एक आध आएगा, वरना हमारे जो इंपॉर्टेंट है C1 इनके ऊपर आपके लिए डिटेल्स में नोट आता है। चलिए समझते हैं यहाँ पर। तो पहला हमारे यहाँ आता है शेड्यूल जी। तो देखो, जो भी हमारे शेड्यूल जी के अंदर ड्रग्स होते हैं वो ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक मेडिकल सुपरविजन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि ये हमारे ऐसे ड्रग्स को कंटेन करता है जो हमारे जैसे हार्मोनल प्रिपरेशंस हो गई या कोई हमारी एंटीबायोटिक्स हो गई, यानी कि ऐसे इसके अंदर हमारे ड्रग्स दवाइयाँ आती हैं जो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर वो हमारी बॉडी में बिना किसी मतलब के हम यूज करते हैं तो वो हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए इन ड्रग को हम सिर्फ जो है मेडिकल सुपरविजन के अंदर ही यूज वगैरह कर सकते हैं। और जो भी हमारे ऐसे ड्रग्स होते हैं इसके पीछे मतलब एक लेवल लगा होता है, क्वेश्चन या हम वार्निंग वगैरह बोल सकते हैं। इसमें क्या लिखा होता है, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, यानी कि अगर कोई भी जो बंदा या कोई भी चीज़ है पेशेंट वगैरह अगर वो इसका यूज़ कर रहा है बिना किसी मेडिकल सुपरविजन के, यानी कि बस किसी ने बता दिया जाके ले ली, तो भाई ये चीज़ उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है, जान तक का नुकसान हो सकता है। इसलिए ये थोड़े हमारे सेंसिटिव केस में आ जाते हैं। तो इनका यूज़ कब करना है, जब कोई डॉक्टर वगैरह स्पेशली बोलता है या डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, दवा वगैरह लेते हैं, तब आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे शेड्यूल जी के ड्रग्स और यही सारी डिटेल्स थी। आप एक मतलब इसमें ये बना देंगे थोड़ा सा अच्छा करके बड़ा, तो आपको अच्छे वगैरह नंबर मिलेंगे। बाकी इसके लिए आपको प्रॉपर बिल वगैरह चाहिए और इसका जो भी रिकॉर्ड, यानी कि आप किसको बेच रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए और मिनिमम 2 मतलब साल का 2 साल तक का आपको जो है इसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए।
बाकी इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारी कुछ हार्मोनल प्रिपरेशंस हो गई, जैसे हमारे यहाँ पर है एल एस्पारागाइनेज हो गया, ब्लूमाइसिन हो गया, ब्यूसल्फेन हो गया, क्लोरम्ब्यूसिल। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये हमारी प्रिपरेशन किस में आ रही थी, एंटी कैंसर ड्रग में आ रही थी। और ये ब्लूमाइसिन हो गया और ये ब्यूसल्फिल, ब्लूमाइसिन ये हमारी एक एंटीबायोटिक थी, ये हमारी एक एंटी मेटाबोलाइट थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये ड्रग्स हमारी कैंसर को ट्रीट कर रही है, मतलब एक थोड़ा सा सेंसिटिव केस हो जाता है। और अगर ऐसी दवाइयों को कोई बिना किसी का मतलब मेडिकल सुपरविजन के यूज करेगा तो नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे हमारे यहाँ इंसुलिन वगैरह हो गया। तो इसलिए ये सब हमारी शेड्यूल जी में आती हैं, और इसको आप चाहो थोड़ा सा और लेंदी करके भी लिख सकते हो एग्जाम वगैरह में, थोड़ी बहुत बातें बना के, बाकी आपको सब कुछ बताइए। फिर हमारी बारी आती है यहाँ पर सेकंड हमारा है शेड्यूल एच। तो देखो शेड्यूल एच यहाँ भी आ जाए, आपको इस एच से इतना याद रखना है, प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि कभी भी शेड्यूल एच आता है इसका मतलब क्या है, ये हमारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कहलाती हैं। और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का मतलब क्या होता है, ऐसी दवाइयाँ जिसको कोई भी जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेच सकता। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी कोई टैबलेट वगैरह होती है तो उसके पीछे एक आपको रेड कलर में मार्क सा मिलता है पूरा, और उसका मतलब होता है कि वो दवा हमारी बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेची जाएगी। तो ये हमारे होते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं, और उनके पीछे आपको कुछ इस तरह का साइन मिलेगा, RX वाला साइन। और अगर मान लो कोई प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है वो हमारी नार्कोटिक ड्रग है, यानी कि नार्कोटिक आपको पता होगा जो हमारी थोड़ी सी सेंसिटिव केस हो जाती हैं, जिसका लोग मिसयूज वगैरह भी कर लेते हैं, तो वो हमारी नार्कोटिक हो जाती हैं, तो उनके पीछे आपको NRX वाला साइन लगा मिलेगा। और जो सिंपल है लेकिन प्रिस्क्रिप्शन वाले, उनके पीछे आपको RX लगा मिलेगा। और दोनों ही कंडीशन में जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरह से एक पूरी की पूरी बोर्डिंग मिलेगी, और ये पूरा का पूरा जो है रेड डिस्प्ले में होगा। और ये इतना छोटा लगा होता है, लोगों को लगता है कि सिर्फ लाल लाइन है, लेकिन वो रेड लाइन नहीं होती। उस रेड लाइन के अंदर आपको ये चीजें लिखी हुई भी मिलेंगी, जिसमें क्या लिखा होता है कि शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। क्वेश्चन ने क्या लिखा होता है, नॉट टू बी सेल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। यानी कि जब तक कोई हमारी ऐसी फार्मासिस्ट जो रजिस्टर्ड है एकदम मेडिकली, उसके द्वारा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा जाएगा, तब तक ये दवा किसी को नहीं बेची जा सकती। तो ये हमारे होता है पूरे के पूरे शेड्यूल एच वाले ड्रग। अब जो शेड्यूल एच ड्रग होते हैं इसके एग्जाम्पल हमारे हो गए, जैसे वेरापेमिल हो गया, डाइक्लोफेनिक हो गया, वेक्लोफेन हो गया, एसेट्रा एसेट्रा। अब जो शेड्यूल एच है इन्हीं के अंदर हमारे कौन से आते हैं, शेड्यूल H1 ड्रग, जिसको कई जगह जो है HX नाम से भी जाना जाता है। तो जो हमारे ये H1 वाले शेड्यूल है, ये हमारा 2013 के मतलब एंड में इंट्रोड्यूस वगैरह किया गया था, 2014 में लागू हो गया था। तो इसके अंदर क्या था कि ये शेड्यूल था वो हमारा कंट्रोल कर रहा था एंटीबायोटिक के मिसयूज को। अब कैसे, अब देखो कभी भी पहले क्या हो रहा था, कोई भी कहानी हो, लोग कहते भाई इन्फेक्शन हो गया एंटीबायोटिक खा लो, इन्फेक्शन हो गया एंटीबायोटिक खा लो। तो एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगा, और लोगों को जब इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं थी तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक्स उनकी बॉडी में जाके नुकसान भी पहुंचाने लगे। क्योंकि भाई कोई काम वो तो अपना मैकेनिज्म करेंगे जो उनका काम होता है, लेकिन अगर कोई बॉडी में प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर वो हार्मफुल कह सकते हैं, साइड इफेक्ट दे सकते हैं। इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके यूज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक एक्ट बनाया गया शेड्यूल H1। अब इसमें क्या था कि इस एच के तहत आपके लिए साइन लगा होगा RX का, और वार्निंग यहाँ पर 2 लिखी जाती हैं। अब वो साइन हमारा वही रेड पूरी डिस्प्ले में लिखी जाएगी, लेकिन एक और वार्निंग होती है क्या, कि इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद मेडिकल एडवाइस। यानी कि जब तक आपको किसी मेडिकल एडवाइस या किसी मतलब डॉक्टर वगैरह ने या किसी ने कुछ बताया नहीं है कि आप इन ड्रग को लो, अगर आप उसके बिना या उनके बिना परमिशन के लेते हो तो ये ड्रग आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं। तो ये वजह थी हमारे शेड्यूल H1 की, और ये हमारे डेंजरस इस कंडीशन में यहाँ पर हो सकते थे। तो बस उनके ऊपर हमारे यहाँ 2 वार्निंग मिलती है। ये तो हमारी रहेगी कि नॉट टू बी सोल्ड बाई रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल फार्मासिस्ट। लेकिन यहाँ पर एक और जुड़ जाती है कि ये हमारी डेंजरस होगी अगर आप इसको मतलब बिना किसी मेडिकल एडवाइस के खाते हो तो, ठीक है। तो ये भी हमारी पूरी रेड डिस्प्ले में होती है। एग्जाम्पल जैसे हमारे एल्प्राजोलम हो गया, डाइजीपाम हो गया, लीवोफ्लॉक्सिन हो गया या ज़ोलपीडम हो गया। इसमें से एल्प्राजोलम वगैरह बहुत लोग मतलब यूज़ भी करते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के आप इनका ज़्यादा यूज वगैरह ना करें। फिर हमारे यहाँ थर्ड आता है शेड्यूल M। तो जो हमारा शेड्यूल M है, अगर आपको याद हो तो ये हमारा वो शेड्यूल था जो हमारी गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस के लिए क्या होता है, डील वगैरह करता है। यानी कि हमारी जो भी हम जैसे कोई अगर खोलते हैं मैन्युफैक्चर के लिए, कोई कंपनी खोलते हैं या कोई भी जगह वगैरह खोलते हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तब वो वहाँ पर हमको लाइसेंस मिलेगा कि हम वहाँ दवा बना सकते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर पूरा का पूरा मेंटेन कौन करता है, हमारा शेड्यूल M करता है। अब इसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी में थे, मैंने शॉर्ट में आपके लिए लिख रखे हैं जिससे आपको याद हो, और अगर कभी आता है जैसे मान लो कभी 10 नंबर में तो वैसे आएगा नहीं, अगर कभी आ भी जाता है तो आप इसको बना के लिख सकते हो 5-10 के अकॉर्डिंग। तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर है इट मस्ट इंक्लूड ऑल सूटेबल, जैसे हमारे हो गए लोकेशन और बिल्डिंग, यानी कि उसकी लोकेशन हमारी थोड़ी अच्छी जगह होनी चाहिए, और एनवायरनमेंट वगैरह मतलब वहाँ ज़्यादा दूषित नहीं होना चाहिए, पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा शांत एनवायरनमेंट हो। आपने देखा होगा कंपनी वगैरह थोड़ी सी अलग हटकर होती है, तो ये सब जरूरी होता है। बिल्डिंग क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, बिल्डिंग यहाँ भी लिखा। वाटर सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि
वाटर नहीं होगा तब तक कोई काम बाकी का होगा नहीं। और वाटर डिस्पोजल भी अच्छा होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत मूवीज में चलता है कि भाई उनकी कंपनी का पानी हमारे खेतों में आ रहा है, हमारे खेत खराब हो रहे हैं, ये हो रहा है, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वाटर डिस्पोजल हमारा एकदम ठीक होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि वो किसी दूसरे को परेशान ना करे। फिर यहाँ पर जो हमारा स्टाफ होगा उनकी हेल्थ एकदम ठीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बीमार हैं और कोई दवा वगैरह बना रहे हैं तो बैक्टीरिया वायरस उनके अंदर होगा, तो उनके अंदर है तो भाई उससे चांस है कि हमारी जो दवा है वो हमारी कॉन्टामिनेट हो सकती है। तो ये क्लॉथिंग आपको पता होगा भाई, अलग कपड़े होते हैं एकदम जो कंपनी के अंदर जाते हैं, तो वो तो हमारे एकदम साफ सुथरे होते ही हैं। फिर हमारी सैनिटरी यानी कि सैनिटाइजर वगैरह ये सब प्रॉपर हमारे होने चाहिए, जिससे सारे लोग जो अपने हाथ वगैरह प्रॉपर क्लीन रख सकें, तभी वो कोई है दवा वगैरह बना सकते हैं। फिर मेडिकल सर्विस वहाँ प्रॉपर होनी चाहिए, कोई बीमार वगैरह कैसे, और वर्किंग बेंच वगैरह होनी चाहिए, असेप्टिक एरिया होना चाहिए, आपने देखा होगा पढ़ा था हमने। तो ये सारी कंडीशन है, ये आप जनरल खुद से भी बना के लिख सकते हैं कि हमको अगर एक गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस चाहिए, यानी कि हमको एक अच्छी खासी दवा बनानी, तो उसके लिए हमको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए पूरा का पूरा। अब इसके अंदर हमारी, जैसे आपने ये जगह के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन इसके अंदर हमारे कुछ प्लांट्स एंड इक्विपमेंट भी आते हैं। अब ये चीज़ हमारी वो है जो हमारी दवा को बनाने में हेल्प करेंगी। जैसे एग्जांपल के लिए मिक्सिंग टैंक हो गए, तो भाई दो चीज़ों को मिला रहे हो, मिक्स कहाँ करोगे, कोई टैंक्स वगैरह होते हैं, स्टोरेज की जगह होनी चाहिए, ड्रायर होनी चाहिए, भाई आपने देखा होगा दवा वगैरह को सुखाते हैं, मिक्स करते हैं, बहुत सारी प्रोसेस आपने देखी होगी। टैबलेट के लिए देखी होगी, टैबलेट पंचिंग मशीन होनी चाहिए, ऑटोक्लेव होना चाहिए, ओवन, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने यहाँ कुछ लिखी है, मात्र कुछ। तो इसका एक्सेट्रा करके आप चाहो यहाँ और भी एडअप कर सकते हो, और सबके बारे में चाहो तो दो चार बातें भी लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और उसके अलावा ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी गुड कंडीशन में होनी चाहिए, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा नहीं है कि हमारे इक्विपमेंट ही खराब है तो भाई चीज तो खराब बनेगी, तो ये सब हमारे प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद इन सब में असेप्टिक कंडीशन मतलब होनी चाहिए, यानी कि जो भी हम प्रिपरेशन करेंगे वो एक असेप्टिक कंडीशन में हो। ऐसा ना हो कि वहां बैक्टीरिया वगैरह हो, असेप्टिक कंडीशन में होगी तो हमारी सारी चीज जो है अच्छी बनेगी। तो हमारे 3 यहाँ शेड्यूल हो गए। फिर हमारा आता है शेड्यूल एन। तो शेड्यूल एन हमारा सिंपल क्या करा था, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। अब ये हमारा आगे भी यूज होगा, तो सिंपल समझो क्या था कि कोई भी मतलब फार्मेसी वगैरह ओपन करते हैं या कुछ भी चीज़ हम खोलते हैं, उसके लिए हमको मिनिमम से मिनिमम क्या चीज़ चाहिए, वो हमारी यहाँ कहलाती है फार्मेसी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि आप लोग, भाई बहुत लोगों का मन करता होगा हम भी यूट्यूब पर ये करेंगे पढ़ाएंगे, तो आपका क्या मन करेगा, यूट्यूब पर अगर आपको करना है तो मिनिमम क्या चीज़ चाहिए आपको वीडियो बनाने के लिए, एटलीस्ट एक चाहे खराब सा ही चाहिए लेकिन एक मोबाइल तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो एक आपकी वो मिनिमम चीज़ हो गई। फिर थोड़ी सी आपको टैलेंट भी चाहिए, आप ये सब काम कर सको, थोड़ा बहुत नेट तो चाहिए ही चाहिए। तो ये कुछ आपके लिए मिनिमम चीज़ें हो गई जो आपको चाहिए। तो उसी तरह से हमको जब कोई एफिशिएंट रनिंग फार्मेसी चलानी, यानी कि एक एफिशिएंट का मतलब होता है थोड़ा सा अच्छी खासी, तो आपको मिनिमम क्या चीज़ों की जरूरत होती है, वो हमारा शेड्यूल एन के अंदर आता है। एग्जांपल के लिए जैसे हमारे एक प्रीमिसेस, यानी कि हमको एनवायरनमेंट या पूरा का पूरा परिसर एक अच्छा चाहिए, फिर उसके अंदर फर्नीचर चाहिए, अपैरेटस सारे के सारे चाहिए, फिर हमारे यहाँ पर बुक्स होनी चाहिए, यानी कि हमारे इंडियन फार्माकोपिया और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल की सारी बुक, यानी कि ऐसी सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर कुछ हमारे जनरल प्रोविजन, यानी कि परमिशन कैसे होते हैं और कोई लाइसेंस चाहिए तो क्या चाहिए, तो ये सब बातों का ध्यान रख के हमारी कोई भी जो है वो शेड्यूल एन के तहत कोई चीज़ हमारी ओपन होती है। ठीक है, चलिए फिर हमारा आता है यहाँ पर शेड्यूल पी। तो शेड्यूल पी हमारा कोई भी ड्रग की 2 चीज़ों को संभालता है। पहला हमारा होता है उसका लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग हमारा कितना रहेगा, कैसे चलेगा। दूसरा हमारा स्टोरेज कंडीशन, यानी कि उसको हम स्टोर कैसे रखेंगे, क्या रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, एंटीबायोटिक को अपने अंदर, मतलब क्या क्या चीज़ें आती हैं, एंटीबायोटिक्स हो गए, विटामिन हो गए, इंसुलिन प्रिपरेशन हो गई, सेराटॉक्सिन अदर, और इसके एग्जाम्पल आप 1-2 याद रख लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे हमारे ये हो गए यहाँ पर एड्रामाइसिन या एम्पिसिलिन हो गया, तो इनकी लाइफ पीरियड कितनी होती है, 30 मंथ और इनकी 36 मंथ। और इनको स्टोर कैसे करेंगे, स्टोर्ड इन कूल प्लेस। तो ये चीज़ हमारी किसी भी टैबलेट या ड्रग के ऊपर आपको लिखी मिलेगी। जैसे एग्जांपल के लिए देखो यहाँ एस्प्रिन है, तो देखो यहाँ क्या लिखा शायद दिख रहा होगा, स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस, यानी कि सूखी और गीली थोड़ी ठंडी जगह पे आपको ये रखना है, धूप वगैरह से बचा के। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें हमारी इस वाले शेड्यूल के अंदर आती हैं। फिर यहाँ पर हमारा आता है शेड्यूल P1, ये भी हमारा इसी तरह का, लेकिन ये हमारा क्या करता है, ये किसी भी ड्रग के नाम को और उसकी डोजेज फॉर्म और पैक साइज, यानी कि वो कौन सी फॉर्म में है और वो उसमें कितना कंटेंट है, ये सब चीज़ों को कवर करता है। जैसे हमारे एग्जाम्पल के लिए एस्प्रिन हो गया, तो एस्प्रिन हमारी टैबलेट्स आती हैं, फिर ये हमारी कितनी 14 टैबलेट्स के रूप में यहाँ पर आती हैं। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ों को हमारा संभाल के रखता है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे हमारा ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट यानी कि GTN है, जो हमारा एक वेजोडाइलेटर है इफेक्टिव वाला, तो ये हमारा कैप्सूल की फॉर्म में यहाँ आएगा, 25 कैप्सूल आएंगे यहाँ पर। तो इस तरह ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी लिखी होती है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ बात करते हैं हम शेड्यूल टी वाले ड्रग के बारे में। तो ये हमारा वही सेम फंडा जो हम वहाँ पर एन में पढ़ रहे थे, सॉरी उसमें एम में पढ़ रहे थे, वो सेम है, लेकिन वो हमारा एलोपैथी के लिए था, ये हमारा आसु सिस्टम यानी कि आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी
ये वर्ड आप याद रखो, आपको शॉर्ट रहेगा आसु, मतलब ए फॉर आयुर्वेदा, एस फॉर सिद्धा, यू फॉर यूनानी। तो इस सिस्टम के लिए ये हमारी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होती है। अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, तो हमारा फैक्ट्री प्रीमिसेस कैसा है, लोकेशन क्या है, सराउंडिंग क्या है, बिल्डिंग क्या है, वाटर सप्लाई और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट जाएगा वो किधर जाएगा, कंटेनर की क्लीनिंग साफ है कि नहीं है, स्टोर कैसा है, रॉ मटेरियल कैसा है, पैकेजिंग मटेरियल, फिनिश्ड गुड, वर्किंग स्पेस कैसा है, और वही हेल्थ कैसी वर्क होगी, क्लॉथिंग वर्करों के लिए, मेडिकल सर्विसेज, क्वालिटी कंट्रोल। तो यही सारे फंडे थे जो हमारे उधर लगेंगे वही इधर लगेंगे, बस ये हमारे किससे होंगे, आंसू सिस्टम से रिलेटेड होंगे, वो हमारे एलोपैथी सिस्टम से। तो इस तरह ये हमारा शेड्यूल टी है। अब इसको आप चाहो, मान लो आपके लिए लेंथी में आ गया, तो क्या करोगे, आप दो दो बातें लिख दो इसके बारे में। अगर इसके बारे में दो दो बातें लिखोगे तो आपका 10 बार मतलब सॉरी मैं कह रहा हूँ 7 8 10 पेज तो आपके आराम से बढ़ जाएंगे, सबके बारे में आप लिखोगे तो इस तरह आप जाओ, जितने पेज आप जो है इसमें कवर कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अपना शेड्यूल यू। तो शेड्यूल यू हमारा जो है वो हमारा क्या कहता है, जो भी हमने मैन्युफैक्चरिंग की है उसका जो रिकॉर्ड होगा उसको मेंटेन के लिए हमारा ये शेड्यूल यू होता है। यानी कि इसके तहत हम जो भी हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं उन सबको हम यहाँ संभाल के रखते हैं। अब ये हमारे क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करता है, तो जैसे हमारी पेरेंटल प्रिपरेशंस होंगी तो उसके लिए क्या शेड्यूल होंगे, कैसे रिकॉर्ड होंगे, यानी कि हमने क्या क्या बनाया, कितने टाइम बनाया, किसको हमने बेच दिया, सारे रिकॉर्ड हम इसमें रखेंगे। उसके बाद अदर देन पेरेंटल प्रिपरेशन, यानी कि एक हमारे इसके लिए अलग रूल होंगे पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए, एक हमारे अदर देन पेरेंटल प्रिपरेशन, क्योंकि जो पेरेंटल वाले होते हैं ये थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अपने इंजेक्शन वगैरह वाली चीज़ों को जो है मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, चलिए फिर हमारे यहाँ पर जो हमने रॉ मटेरियल लिया तो उसको हमारा आया रॉ मटेरियल कितना आया, कितना हमने यूज़ किया, तो उन सब का प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा। फिर हमारे कंटेनर कितने हैं, पैकिंग मटेरियल कितना, तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे यहाँ रहेंगे। अब आप चाहो तो इसको भी आप दो दो एक एक लाइन बना के लिख सकते हो, वैसे ये हमारे 2 नंबर में या ज़्यादा मतलब लेंदी में नहीं आते हैं। फिर हमारे कुछ चीज़ें और आती हैं कि जब हम रिकॉर्ड बनाएंगे तो हम क्या क्या चीज़ों को यहाँ बात ध्यान में रखेंगे। तो पहला हमारा सीरियल नंबर, उसका कि भाई कौन से नंबर पे आया, कैसे आया, फिर प्रोडक्ट का नाम क्या था हमारा, फिर बैच का साइज क्या था, बैच का नंबर क्या था, और जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं उन सबको ध्यान में रखेंगे। फिर हमारी एक्सपायरी डेट क्या होती है, रीमार्क्स वगैरह, तो ये सब चीज़ों को हम यहाँ पे जो अपने रिकॉर्ड्स में लिखते हैं कि कोई ड्रग हमने बनाया भाई इतनी तारीख को बनाया, मैन्युफैक्चर डेट इतनी तारीख को वो एक्सपायर हो जाएगी, एक्सपायरी डेट। तो इस तरह आप एक पूरे रजिस्टर में सारा कुछ जो है रिकॉर्ड रखते हो। आजकल ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन ये सारे रिकॉर्ड जो है रखे जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर हमारा आता है शेड्यूल बी। तो शेड्यूल बी जो हमारा है वो हमारा क्या करता है, पेटेंट और प्रोप्राइटरी जो हमारी मेडिसिन है वो उनके स्टैंडर्ड को मतलब संभालता है, कैसे क्या है। तो इसमें हमारी कौन कौन सी आती है, जैसे हमारी कोई टैबलेट हो गई या कैप्सूल्स हो गया या लिक्विड ओरल्स हो गया, इंजेक्शन हो गए, ऑइंटमेंट हो गए, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इसको आप वैसे भी डिटेल्स में पढ़ चुके हो, पेटेंट प्रोप्राइटरी, जैसे मान लो कभी आ गया तो क्या लिखोगे, तो इसके लिए जो हमारे मतलब फॉर्मूला होता है वो हमारा प्रॉपर लिखा होना चाहिए दवा के ऊपर, और वो फॉर्मूला हमारा जो है आपको डेफिनेशन इसकी पता है, आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ी थी, उसको आप बना के यहाँ नोट डाउन कर सकते हो। फिर हमारा यहाँ पर आता है शेड्यूल एक्ट। तो शेड्यूल एक्स जो हमारा है ये हमारा थोड़ा मतलब वैसा था, क्यों, क्योंकि ये हमारा नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस इन दोनों ड्रग को ये हमारा इंक्लूड करता है। अब इसका क्या रूल था कि अगर ये जो हमारे ड्रग्स हैं इनकी अगर हमको इंपोर्ट करनी है या सेल, लेवलिंग या पैकेजिंग कुछ भी करना है तो वो हमको एक स्पेशल प्रोविजन के रूप में ही कर सकते हैं, मतलब ऐसे हम इसको नहीं कर सकते। तो ये हमारे शेड्यूल एक्स वाले थे और ये हमारे नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को इंक्लूड करते हैं। और इसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर ये आता है तो यहाँ पर आपको क्या साइन लगाना है, NRX वाला साइन लगाना है, यानी कि क्या है, नार्कोटिक, ये हमारे ड्रग हो गए। तो RX तो आपको पता है ड्रग के लिए, और N लगा दिया मतलब ये नार्कोटिक वाला पूरा सिस्टम रहेगा। और अगर ये हमारे शेड्यूल एक्स के अंदर आते हैं तो आपको क्या साइन लगाना है, XRX, ये आपको यहाँ पर जो है साइन लगाना है। तो इस तरह 2-4 बातें आप यहाँ पर और बना के लिख सकते हो। बाकी इसके एग्जांपल हमारे जैसे एमोवार्बिटल हो गया, वार्बिटल हो गया, मिथाइल फिनोवार्बिटल हो गया, पेंटोवार्बिटल हो गया, सेकोवार्बिटल हो गया। तो ये सब हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे शेड्यूल एक्स में नार्कोटिक वाले ड्रग्स के। फिर हमारे यहाँ पर आता है शेड्यूल वाई। तो ये जो हमारा सिस्टम था ये हमारा कोई भी जब हम ड्रग नया बनाते हैं तो उसके लिए हमको क्या गाइडलाइंस को फॉलो करना है, क्लिनिकल ट्रायल्स को कैसे फॉलो करना है, ये सारी चीज़ों को हमारा इंक्लूड कौन करता है, शेड्यूल वाई करता है। ठीक है, जब भी हम कोई नया ड्रग यहाँ पर बनाते हैं तो इसके लिए हमको क्या है, जैसे हमने कोई भी चीज़ बनाई तो हमारे जो प्रीमिसेस है उसके लिए एप्लीकेशन क्या है, फिर हमारे जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो हमारे 4 फेज में होते हैं, ह्यूमन फार्माकोलॉजी, फिर थेराप्यूटिक वाला, इसमें हम टाइम निकालते हैं, फिर इसमें थेराप्यूटिक कंफर्म करते हैं फेज 3 में। ये चीज़ें आपने जो है फार्माकोलॉजी में पढ़ी होंगी चारों की चारों फेज के बारे में, तो वहाँ से आप चाहो डिटेल्स में इसको देख सकते हो या आप कहीं में मतलब रिवाइज कर लेना, वही कहानी है। मतलब मेन हमारा क्या है, इसमें हम क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में पढ़ते हैं, और अगर ये डिटेल्स में आ गया तो आप क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में लिख देना, मतलब चीज़ वही है, बस आपको थोड़ा सा वैसे करके लिखना है। तो ये हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा पार्ट 1 जो है कवर हो गया।
एक दो चीज़ें अभी और बची हैं, उसको भी हम यहाँ देख लेते हैं, कवर नहीं हुआ। तो हमारा यहाँ पर फिर आता है शेड्यूल एफ यानी कि पार्ट 12 तो जो हमारा ये शेड्यूल पूरा का पूरा एफ है, ये हमारा जो हमारी ब्लड बैंक थी, अगर आपको याद होगा तो जो ब्लड बैंक थी या ब्लड के जो कंपोनेंट उनको हम प्रिपेयर कर रहे थे, उन सबका जो पूरा का पूरा फंक्शनिंग था या पूरा का पूरा ऑपरेशन था, वो हमारा इस शेड्यूल एफ के अंदर आता है। ठीक है, अब ये चीज़ हमारी क्या क्या इंक्लूड करती है, तो हमने जनरल रिक्वायरमेंट क्या होगी, कोई भी चीज़ बनाते जनरल रिक्वायरमेंट क्या है, फिर लोकेशन, सराउंडिंग, ये सारी चीज़ें, बिल्डिंग उसकी, फिर जो हमारा स्टाफ रहेगा, हेल्थ, सैनिटेशन हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको अगर ये कठिन लगता हो तो इसकी एक खासियत क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही सारी चीज़ें सेम ही हमारी उधर सी, सेम ही हमारी इधर हैं। ये इसका सबसे मतलब फायदेमंद होता है कि आपके लिए जो सेम उधर सी सेम इधर है, बस चीज़ें बदल जाएंगी। वो हमारी किसके लिए थी, मैन्युफैक्चरर के लिए थी जब हम बना रहे हैं, ये हमारी किसके लिए है, हमारे ब्लड बैंक की प्रिपरेशन वगैरह के लिए। ठीक है, बाकी ब्लड बैंक के लिए हम यहाँ पर एकोमोडेशन करेंगे, इकट्ठा वगैरह करेंगे, कैसे क्या करना है, कुछ पर्सनल मेंटेनेंस, इक्विपमेंट, सारी चीज़ें करनी है। इक्विपमेंट में जैसे हमारा ब्लड कलेक्शन रूम हो गया एक, वहाँ रखने वाला, हीमोग्लोबिन डिटरमाइन करने वाला हो गया, फिर टेम्परेचर और पल्स डिटरमाइन करने वाला हो गया, ब्लड के कंटेनर हो गए, फिर कुछ इमरजेंसी इक्विपमेंट हमारे हो गए, जैसे जरूरत पड़ती है तो कोई भी इमरजेंसी वाली वहाँ चीज़ें रहेंगी, फिर हमारे रिकॉर्ड्स और लेवल ये हमारे प्रॉपर रहेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो हमारे इसके लिए हमें जरूरी है, और बाकी आप चाहो तो इसको भी थोड़ा बहुत बातें करके यहाँ लिख सकते हो। फिर हमारी एक चीज़ यहाँ आती है लास्ट, हमारा पार्ट 1 का क्या है, DMR। तो DMR की फुल फॉर्म समझो क्या है, द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, और इसका OA का मतलब होता है ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट। मतलब देखो, अगर आप नाम से समझोगे क्या समझ रहे हो, ऑब्जेक्टबल यानी कि ऑब्जेक्ट जहां पे हो रही चीज, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट बन गया उसमें कुछ ना कुछ यहां पर क्या होगी, कमी होगी, इसलिए यहां पर लोग उसको ऑब्जेक्ट करेंगे। सिंपल है। अब समझते हैं इसके बारे में क्या होता है। तो देखो, ये जो हमारा एक्ट बना, ये जो हमारा एक मतलब अलग एक्ट है पूरा DMR, ये हमारा द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है, और ये हमारा 1954 वाला एक्ट है। तो ये पूरा का पूरा एक हमारा क्या है, एक्ट है। और इसका काम क्या होता है कि जो भी हमारे एडवर्टाइजमेंट बनते हैं किसी भी ड्रग के लिए या किसी भी रेमेडीज के लिए, उसको ये रेगुलेट करता है। अब रेगुलेट क्या करता है, इस फंडे को आप समझो, ये उस एड को मतलब स्टैंडर्ड, यानी कि जो हमारा ड्रग या पार्टिकल होगा उसके स्टैंडर्ड को बनाए रखता है। अब अभी आप नहीं समझे तो ऐसे समझो, मान लो कोई हमारा एडवर्टाइजमेंट आया और उसने क्या किया, जो भी हमारे ड्रग के बारे में बता रहा है, अगर उसको वो डिसेंस नहीं है यहाँ पर, यानी कि डिसेंट आपने सुना होगा सभ्य, या उसमें कोई मॉरलिटी नहीं है, यानी कि आप लोगों ने कभी कभी ऐड देखे होंगे, कोई ज्यादा वल्गर ऐड हो जाता है या कोई ऐसा ऐड हो जाता है वो अपने फायदे के लिए, यानी कि ड्रग उसका या कोई चीज बिके उसके लिए वो क्या करता है, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ा के उसके बारे में बोल देता है, जो एक्चुअल में होता नहीं है। तो ऐसे जो चीज होते हैं जो हमारे किसी भी मतलब ऑफेंस कर रहे हैं, यहाँ पर कोई जुर्म कर रहे हैं, तो उस एड को ये हमारे क्या करेगा, रोक देगा, बैन कर देगा। एक काम ये हो गया। दूसरा काम, जैसे मान लो कोई हमारा ऐसी चीज है, कोई किसी ने ऐड दिखाया, उसमें वो क्लेम कर रहा है। क्लेम कैसे कर रहा है, उसने बताया कि भाई ये चीज ऐसी है, ये जादू की चीज है, अगर आप इसको यूज करोगे आप 100% ठीक हो जाओगे, आप ये कर जाओगे, वो कर जाओगे। तो ऐसे अगर कोई झूठा क्लेम करता है या कोई मैजिकल पावर के बारे में बताता है, मैजिकल पावर जैसे आपने देखा होगा, ये बाबा की बूटी है, इसको एक बार लगाओ 7 दिन में ये फार, ये वो फलान का, तो अगर ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट होता है तो उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, तुरंत बैन किया जाता है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट देखने का पूरा काम है, ये हमारा किसका होता है, DMR का, यानी कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज का होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका वो था। अब एग्जांपल के लिए समझो, जैसे मान लो कोई हमारी ऐसी डिजीज है जो इनक्यूरेबल है, यानी कि ठीक नहीं हो सकती, और कोई भाई एड में बता रहा है कि वो दवा 100% ठीक कराओ या वो दवा यहाँ से ठीक हो जाएगी, तो भाई वो एक ऑफेंस हो जाएगा। जो चीज ठीक नहीं हो सकती उसको तुम एड में कैसे बोल रहे हो ठीक होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे एड वगैरह को यहाँ पर क्या करेंगे, बैन करेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज आती है, जैसे मैजिक रेमेडीज में कभी कभी कोई मंत्र वगैरह या कोई कवच, जैसे कहते हैं ये कवच ले जाओ, इस कवच के दम पे आप यहाँ पर ये वाली बीमारी ठीक करो, या ये मंत्र बोलो इतने बार और यहाँ पर आपको ये बीमारी ठीक होगी। तो ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पर ये हमारा एडवर्टाइजमेंट लागू होगा और वो ऐसे एड वगैरह को भी बैन करेगा। तो ये सारी की सारी जो बातें होती हैं ये हमारी इस वाले एक्ट के तहत आती हैं, और ये एक्ट हमारा क्या करता है, हमारे एडवर्टाइजमेंट को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, कोई ज्यादा ऑफेंस वगैरह तो नहीं बचा रहा। तो ये पूरा का पूरा फंडा हमारा यहाँ पर पार्ट 1 वाला कंप्लीट हो गया, यानी कि अब हमने यहाँ पर अपने डिटेल्स स्टडी कर ली है सभी के बारे में। तो जितने भी लोग यहाँ से मतलब आगे हैं वो यहाँ देख सकते हैं, पुश कर सकते हैं, चाहो तो आगे आप देख सकते हो बाद में। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा यहाँ पर पार्ट 2 स्टार्ट होता है, हमारा सेल ऑफ ड्रग। तो पहले हम समझते हैं सेल ऑफ ड्रग में मतलब सेल का मतलब क्या है। तो सेल का अगर हम देसी हिंदी भाषा में मतलब समझे क्या होगा,
बेचना, यानी कि हम कोई चीज को यहाँ पर बेच रहे हैं। और अगर इसी को हम थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में लिखें तो क्या बोल सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ पासेज ऑफ ड्रग या फिर कोई भी सब्सटेंस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। यानी कि सेल का मतलब क्या है, कोई हमारा एक मैन्युफैक्चरर जिसने वो चीज हमारी बनाई है और वो बनी हुई चीज हमने जिसको यूज करनी है उसके पास तक पहुंचा दी, तो हमारा क्या हो गया, वो सेल करना हो गया। जैसे एग्जांपल समझ लो, कपड़े वाला हो गया, कोई कपड़े की दुकान वाला हो गया, तो वो यहाँ से वो लेके आता है कपड़े कहाँ से, कोई कंपनी से या कोई फैक्ट्री से, और वो क्या कर रहा है, वो हम लोगों को कपड़े बेच रहा है। तो हम वो एक प्रोसेस पूरी क्या हो रही है, वो एक पूरी प्रोसेस सेल करना कहलाती है, यानी कि बेचना कहलाती है। सेम फंडा हमारे यहाँ पर आता है ड्रग्स वाले केस में, कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अपने ड्रग को पास कर रहे हैं एक तरह से, यानी कि बेच रहे हैं किसके, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक बेच रहे हैं। तो इसको आप समझो, मान लो कोई मैन्युफैक्चरर है, यहाँ कंपनी वगैरह से बन रही है या कोई इंडस्ट्री वगैरह में हमारी कोई चीज बन रही है, तो वो इंडस्ट्री वगैरह से वो चीज हमारी आती है होलसेल के पास। यानी कि आपने सुना होगा ना होलसेलर वाले, तो ये क्या करते हैं, ये इसको बल्क में खरीदते हैं, यानी कि इन्होंने यहाँ से भर भर के कंटेनर वगैरह अपने पास यहाँ खरीद लिए, फिर क्या करेंगे, वो यहाँ से एक एक दो कंटेनर बहुत सारे रिटेलर्स के बाहर बेचते हैं। यानी कि जितने मान लो एक पूरी दुकान, एक पूरा गाँव है, एक पूरा शहर है, उसमें मान लो 4-5 रिटेलर्स हैं, तो सबको ये तो थोड़ा थोड़ा जाके बांट देंगे। फिर वो रिटेलर्स क्या करेंगे, वो रिटेलर्स हम कस्टमर्स के पास या जो पेशेंट वगैरह होते हैं उनके पास वो दवा को बेच देते हैं। यानी कि कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, यानी कि जो यूज करता है उसको कंज्यूमर बोलते हैं। तो यहाँ से ड्रग हमारा कैसे आया, देखो होलसेल के पास गया, फिर रिटेलर्स के पास गया, फिर वहां से वो कंज्यूमर के पास गया। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, ये सब हमारी सेल के अंदर ही आती है, यानी कि बेचना कहलाता है एक तरह से। तो ये आप सेल समझ गए कैसे होता है, क्या होता है। तो अब यहाँ पर एक चीज समझे आप, क्या कि हमारी जो सेल हो रही है वो कैसे हो रही है, पहले हमारी होलसेलर के पास हो रही है। तो पहले हमें इस होलसेलर के बारे में सारी कहानी समझनी होगी। देन हमारी जो सेल हो रही है वो हमारी किसके सारे हो रही है, रिटेलर के सारे हो रही है। तो देन हम सेकंड कहानी किसके बारे में समझेंगे, रिटेलर के बारे में समझेंगे। तो अगर हम सिलेबस देखें तो हमको क्या क्या इसमें पढ़ना है, पहले हमें पढ़ना है होलसेल के बारे में, फिर रिटेल सेल के बारे में पढ़ना है, फिर हमें यहाँ एक रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के बारे में पढ़ना है। ये थोड़ी अजीब और अलग और अच्छी कहानी, इसको हम आगे समझेंगे। उसके बाद हमें ऑफेंस एंड पेनल्टी देखनी है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं हम अपनी सेल ऑफ ड्रग के बारे में। तो देखो होलसेल की अगर हम कहानी समझे तो यहाँ पर क्या है कि हम कोई भी चीज सेल कर रहे हैं बाय द वे ऑफ होलसेल डीलिंग, यानी कि यहाँ होलसेल करने की अलग कहानी होती है। नहीं समझे, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे सिंपल समझो कि ये हमें क्या करते हैं कि हम एक ऐसे पर्सन को वो चीज सेल करते हैं या बेचते हैं, उसका पर्पज क्या है कि वो उसको फिर से बेचना चाह रहा है। नहीं समझे, फिर से समझो, क्या है कि यहाँ पर हमने इंडस्ट्री से कोई चीज इस होलसेल वाले बंदे को बेची, और इस होलसेल वाले बंदे का पर्पज क्या है, यानी कि इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि इसको वो चीज फिर से बेचनी है, यानी कि दोबारा बेचनी है। यानी कि यहाँ पर हम कोई चीज अगर बेच रहे हैं तो वो ऐसे बंदे को बेच रहे हैं, वो बंदा क्या चाहता है कि वो उस चीज को दोबारा बेचना चाहता है। तो यही हमारा कहलाता है पर्पज ऑफ सेलिंग अगेन, यानी कि वहां पर हमने उसको वो चीज बेची, कोई दवा बेची, और वो क्या करेगा, वो उस दवा को फिर से आगे बेच देगा। तो ये चीज हमारी होलसेल के लिए यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि आ सेल टू अ पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग अगेन, यानी कि वो उस चीज को आगे फिर से बेचना चाहता है। अब वो कैसे किधर दे सकता है, तो देखो मैन्युफैक्चरर से हमारी चीज आई होलसेल के बाद, अब होलसेल या तो उसको रिटेलर्स को देगा या फिर वो किसी हॉस्पिटल वगैरह में सप्लाई कर सकता है, क्योंकि भाई हॉस्पिटल में भी फार्मेसीज होती हैं और हॉस्पिटल से भी पेशेंट वगैरह को डायरेक्टली दवाई दे दी जाती है। या हमारी कोई डिस्पेंसरी हो गई, तो डिस्पेंसरी हमारी डायरेक्टली डिस्पेंस वगैरह करने वाली दवा होती है, तो यहाँ भी हमारी आ सकती है होलसेल से। और यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर आप समझे होलसेल आया, और होलसेल से हमारी सारी दवा कहाँ जाए, रिटेलर के पास, हॉस्पिटल के पास, डिस्पेंसरी के पास, रिसर्च के पास। तो ये हमारा पूरा फंडा क्या कहलाता है, होलसेल वाला। अब अगर हमको होलसेल वाला लाइसेंस चाहिए तो हमको यहाँ पर कुछ इन बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात क्या, देखो जो हम होलसेल करते हैं कोई भी चीज का, तो आपने दो तरह के लोग देखे होंगे, अगर आपने कभी देखे हो और चीजों के बारे में। पहले हमारी होती है फ्रॉम से शॉप, यानी कि आपने देखा होगा, कभी आपने कपड़ों वाला ये चीज देखा होगी। यानी क्या होता है यहाँ पर कि कोई लोग क्या करते हैं, भर भर के कपड़े बेचते हैं अपनी एक पर्टिकुलर दुकान से, यानी कि उनकी किसी मतलब कोई बाजार वगैरह में एक आध जगह पे फिक्स दुकान होती है कि यहाँ से ये भाई कपड़े बेचते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, फ्रॉम मोटर व्हीकल, यानी कि आपने देखा होगा गाँव वगैरह में कभी कभी या आपके गली वगैरह में लोग भर भर के कपड़े ले आते हैं, अपनी साइकिल पर रख के या अपनी कार पे रख के या अपने ठेले वगैरह पे रख के वो बड़े बड़े चीज ले आते हैं। तो वहां पर फ्रॉम मोटर व्हीकल। तो इसी तरह से हमारे जो ड्रग्स हैं वो भी बेचे जाते हैं। एक हमारे होते हैं फ्रॉम शॉप, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जितने भी हमारे रिटेलर होंगे या हॉस्पिटल वाले वो यहाँ आएंगे और भाई इनसे दवा लेके जाएंगे। और ये हमारे हैं फ्रॉम मोटर व्हीकल, मतलब इसमें क्या होगा कि ये लोग हैं, ये होलसेल में भाई इन्होंने दवा खरीदी और फिर क्या करेंगे, ये लोग क्या है अपनी मोटरसाइकिल पर वो दवा रख के लेके जाएंगे और जगह जगह जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे ये होलसेल वाले दो तरह से दवाओं को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
और इन दोनों ही कंडीशन के लिए जो है यहाँ पर लाइसेंस बनाए गए हैं, यानी कि इन लाइसेंस की इनको जो है जरूरत पड़ती है। तो अगर कोई फ्रॉम शॉप यानी कि शॉप से अगर कोई चीज बेच रहा है तो पहला उसको क्या चाहिए, लाइसेंस फॉर होलसेल शेड्यूल ऑफ सी एंड C1, यानी कि उसको पहला लाइसेंस किसके लिए, शेड्यूल सी और C1 के ड्रग्स के लिए, और दूसरा चाहिए जो इन कैटेगरी के अंदर नहीं आते यानी कि अदर देन शेड्यूल सी एंड C1। फिर हमारा सेम इसमें फंडा है, लाइसेंस चाहिए C एंड C1 के लिए और यहाँ पर चाहिए अदर देन C एंड C1 के लिए। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर कि हमें लाइसेंस के लिए कौन कौन सी कंडीशन को जो है अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम समझते हैं फ्रॉम शॉप में पहला हमारा क्या है, होलसेल फॉर शेड्यूल सी एंड C1 ट्रक। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो भी हमारा बंदा होगा उसके पास भाई लाइसेंस होना चाहिए, तभी भाई लाइसेंस वगैरह होगा। और लाइसेंस भी लेने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, एडेक्यूट प्रेमिसेस। देखो यहाँ भी वर्ड हमारा लाइसेंस ही आ जाए, इसका मतलब क्या है, वो लोग जिसको लाइसेंस चाहिए या जिनको लाइसेंस मिल चुका हो तो वो हमारे लाइसेंस ही यहाँ पे कहलाते हैं। अब देखो पहली कंडीशन क्या है, मस्ट हैव एडेक्यूट प्रेमिसेस, यानी कि अगर आप मान लो कोई चीज हो वो होलसेल के लिए आप खरीद रहे हो, आपने मान लो 10 किलो आटा खरीदा घर में या 20 किलो आटा खरीदा, अब आपके घर में जगह ही नहीं है आटा रखने के लिए, या मान लो आपके घर में पानी फैला हुआ है इधर उधर, तो वहां अगर आप आटा रखोगे तो भाई खराब नहीं हो जाएगा, या आटा आपका बनेगा ही नहीं घर में अगर जगह नहीं है, तो ये भी हमारी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए यहाँ पर ये पहले देखा जाता है कि आप अगर होलसेल का काम शुरू कर रहे हो तो क्या आपके पास प्रॉपर प्रेमिसेस है, यानी कि आपका पूरा का पूरा परिसर या पूरा का पूरा ऐसा एनवायरनमेंट है यहाँ आप अच्छे से जो है उस दवा को रख सको, क्योंकि भाई आते ही आप तुरंत तो सारी दवा बेच नहीं दोगे, तो कहीं थोड़ी बहुत इसके लिए ये चीजें देखी जाती हैं। फिर आपकी फैसिलिटीज देखी जाती हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाएगा, आपकी कहाँ कैसे है, स्टोरेज कंडीशन देखी जाएगी। तो ये सारी चीजें हमारी जो है देखी जाती हैं, और यहाँ पर 10 स्क्वायर मीटर से मतलब कम नहीं होनी चाहिए ये सारी हमारी चीज। फिर हमारी यहाँ आती है द लाइसेंसी कैन सेल ड्रग ओनली टू लाइसेंस रिटेलर, यानी कि अब जो हमारा होलसेल वाला है, आपने देखा तो होलसेल वाला हमारा रिटेलर को बेच रहा था, तो ये होलसेल वाला हमारा इसको तभी बेच सकता है जब हमारे रिटेलर के पास क्या हो, लाइसेंस हो, यानी कि अगर इसके पास लाइसेंस नहीं है तो ये हमारा इसको दवा नहीं बेच सकता। तो ये भी हमारी कंडीशन है कि ये सिर्फ लाइसेंस वाले बंदों को जो है आगे दवा बेच सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे होलसेल वाले होते हैं ये किसी हॉस्पिटल वगैरह में या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पर ये बिना लाइसेंस के उनको दे देते हैं, लेकिन बस उनको क्या चेक करना पड़ेगा, हॉस्पिटल वैलिड हो, ऐसा नहीं मतलब हॉस्पिटल के नाम पे किसी और को नहीं देंगे वो। बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सब हमारे वैलिड ही होते हैं, आपको पता है भाई, इतने अगर कोई बड़ा खड़ा है इतनी बड़ी बिल्डिंग तो फेक तो होगी नहीं, और अगर फेक है तो फिर आप उनको नहीं दे सकते। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा चेक करके यहाँ पर वो बिना लाइसेंस के यहाँ पर दवा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्या था, होलसेल फॉर शेड्यूल C एंड C1। बाकी इसके लिए और भी कुछ हमारी कंडीशन है। तो देखो ये जो कंडीशन है ना, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आप अभी देख लो, क्योंकि सेम ही कंडीशन हमारी जो आगे ही आप देखेंगे इनमें सेम कंडीशन आएगी, क्योंकि जनरल तो सारा सेम ही है ना जो हमको चाहिए कैसे। तो आपने क्या क्या देखी, लाइसेंसिंग के पास हमारा एडिक्वेट प्रीमिसेस हो, फैसिलिटी अच्छी हो, स्टोरेज कंडीशन बढ़िया हो, उसके बाद वो लाइसेंस को बिना मतलब लाइसेंस के रिटेलर को बेच नहीं सकता। और बाकी और कंडीशन क्या है कि जब भी वो मतलब कोई भी ड्रग वगैरह बेचे जो उसके मतलब उसमें लाइसेंस में तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसको कोई ऐसा ड्रग बेचना है जो उसके लाइसेंस के अंदर डिस्क्राइब नहीं है, यानी कि लिखा हुआ नहीं है, तो उसको अलग से परमिशन कहाँ से लेनी पड़ेगी, लाइसेंस अथॉरिटी से। यानी कि फिर से वो जाएगा लाइसेंस और उन्होंने बताएगा कि हमको ये ड्रग भी खरीदना है, वो हमारे इसमें नहीं है, और अगर वो ऐसा कर लेगा तो भाई वो भी ड्रग बाकी वो भी खरीद सकता है या बेच सकता है। ठीक है, चलिए फिर हमारा है जो भी हमारा लाइसेंस ही होगा उसको क्या करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, जो भी वो परचेस करेगा यानी कि उसने होलसेल में खरीदा और जो भी वो सेल करेगा अपने रिटेलर वगैरह को, तो इन दोनों का रिकॉर्ड उसको जो है यहाँ पर संभाल के रखना है। अब रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या चीज आएंगी हमारी, तो डेट ऑफ परचेस एंड सेल, यानी कि किस तारीख को उसने ये खरीदी और किस तारीख को उसने वो चीज बेची, कौन सा ड्रग उसने यहाँ पे खरीदा और कितनी क्वांटिटी में उसने वो चीज खरीदी और उसका बैच नंबर क्या था। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर उसको जो है नोट डाउन करनी पड़ेगी। फिर उसने नेम ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी कि कहाँ से उसने खरीदी है, वो मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है, कैसे, ये सारी चीजें। फिर यहाँ पर जो भी हमारी चीज आएगी उसको 3 साल तक उसको संभाल के रखना है, यानी कि जो भी उसके रिकॉर्ड होंगे उसको एटलीस्ट, यानी कि जिस तारीख को उसने वो ड्रग खरीदा है उस तारीख से लेके उसको यहाँ बेचने से लेके सारे 3 साल तक उसको सारे के सारे जो है रिकॉर्ड को रखना पड़ेगा। तो ये हमारा था पूरा का पूरा मेन फंडा, अगर हमको कोई भी होलसेल फॉर शेड्यूल C एंड C1 के ड्रग को होलसेल करना है तो। ठीक है, तो ये आप समझ गए, ये सारी की सारी जनरल कंडीशन थी। अब एक कंडीशन और आती है यहाँ पर कि जैसे मान लो कोई भी लाइसेंस ही है हमारा, उसको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि जो भी उसका लाइसेंस होगा, यानी कि जो हमारा लाइसेंस ही उसका जो लाइसेंस होगा यहाँ पर लाइसेंस, वो उसको लाइसेंस क्या करना है, अपने प्रीमिसेस में कोई ऐसी जगह लगाना है जो कोई भी पब्लिक इजीली देख सके। यानी कि मान लो कहीं पर आपने होलसेल का काम खोल रखा है, तो वहां पर आप अपनी दीवार या आपका जो मेन कैबिन हो या आपका जो मेन जो आपका कैबिनेट वगैरह होता है वहां पर आप उस चीज को चिपका दो, या आप अपने सामने दीवार पर चिपका दो। जब भी कोई पब्लिक का कोई भी लोग आएगा आपसे खरीदने तो उसको वो चीज दिखनी चाहिए कि हाँ इनके पास लाइसेंस है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आपके लिए एक ऑफेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी
जरूरी है कि आपका जो लाइसेंस है शुड बी डिस्प्ले इन द प्रीमिसेस, आपका वो डिस्प्ले होना चाहिए, आपका वो लाइसेंस जो है दिखना चाहिए। तो ये हमारी सारी प्रोसेस किसके लिए थी, शेड्यूल सी एंड C1 के ड्रग्स के लिए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उन ड्रग्स के बारे में जो हमारे अदर देन है, यानी कि जो हमारे शेड्यूल सी और C1 के अंदर नहीं आते। तो देखो पहली कंडीशन हमारी वैसे देखा जाए तो सारा कुछ हमारा इसके लिए सेम ही है। क्या है, देखो ड्रग्स नॉट टू बी सोल्ड टू एनी पर्सन वो डू नॉट होल्ड द लाइसेंस, यानी कि अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो भाई उसको तो नहीं बेचो, यानी कि जो हम रिटेलर को किसी को बेचेंगे उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, हमारा जो भी लाइसेंस होगा उसको हम डिस्प्ले करके रखेंगे, कहाँ पे, अपना जो भी हमारा प्रीमिसेस होगा वहां पे रखेंगे। और थर्ड क्या है, बाकी जो भी हमारे ये रूल्स हैं आपने यहाँ पे देखे भाई, एडिक्वेट फैकल्टी, ये सारे के सारे जो भी फंडे हैं हमारे इसमें भी सेम आएगी, यानी कि ऑल अदर प्रोविजन आर सेम एज डिस्कस्ड अबव, यानी कि ऊपर जो हमने पढ़ा वो हमारा सेम है। यानी कि देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमारा बस सेम है, बस हमारा लाइसेंस जो है वो भाई उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अलग अलग लेंगे, जो हमारी गवर्नमेंट है, लाइसेंस अथॉरिटी है। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। फिर हमारी यहाँ पर एक चीज अब क्या आती है, यहाँ पर फ्रॉम मोटर व्हीकल, यानी कि हमने होलसेल किया भाई फ्रॉम शॉप से, अब हमारी बारी आती है फ्रॉम मोटर व्हीकल, यानी कि हमको कोई गाड़ी वगैरह से करना है, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो देखो जब भी हम करते हैं हमको जो लाइसेंस है वो ग्रांटेड लाइसेंस चाहिए, किसके लिए, मोटर व्हीकल के लिए। यानी कि जब भी आप जाओगे ये करने तो पहले आप जाओ भाई लाइसेंस अथॉरिटी के पास, उनसे बोलो कि हमको दवा बेचनी है अपनी मोटरसाइकिल पर रखे या कोई भी हमें गाड़ी पर रखे, तो अगर वो परमिशन दे देते हैं तब ठीक है, अगर वो परमिशन नहीं देते तो आप ये काम नहीं कर सकते। तो ये सिंपल सा फंडा है कि आपको ग्रांटेड लाइसेंस चाहिए, ऐसा लाइसेंस जिसमें परमिशन आपकी अप्रूव्ड हो, सिंपल फंडा है। चलिए सेकंड हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारे जो भी शेड्यूल सी एंड C1 वाले ड्रग हैं या जो हमारे दूसरे वाले ये दोनों ड्रग हैं, इनके लिए आपको सेपरेट लाइसेंस चाहिए, एक नहीं, आपको इसके लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा, इसके लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और इन दोनों को लाइसेंस लेने के लिए जो हमारी ये कंडीशंस है, ये कंडीशन जो आपने यहाँ पर पढ़ी थी पहले, वही सेम कंडीशन हमारी यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, जो हमने ऊपर वहाँ पढ़ी वही हमारी यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। बस एक काम यहाँ पर अलग हो जाएगा कि जो आपकी मोटर व्हीकल होगी वहाँ पर आपको जो आपका जो लाइसेंस होगा उसको आपको चिपकाना पड़ेगा। अब जैसे आपने देखा होगा अभी कोरोना का टाइम चला था तो बहुत लोगों को जो परमिशन मिल रही थी इधर जाने की, तो उन्होंने अपने बाइक के आगे चिपका ली थी या लोगों ने अपनी कार वगैरह के आगे चिपका रखी थी। और अभी भी आपको मिलेगी, कोई अगर गवर्नमेंट या कोई परमिशन वाली होती है तो कार के आगे शीशे पे इस तरह से पूरे कागज को अंदर से चिपका देते हैं। तो इसी तरह से आपको कोई लाइसेंस वगैरह है, अगर आपकी कोई मोटर व्हीकल है तो उस पर आपको वो चीज जो है चिपकानी पड़ेगी। तो ये हमारा पूरा का पूरा फंडा किसका था, होलसेल वाला पूरा फंडा था। अब हमारी बारी किसकी आती है, रिटेल वाले फंडे की आती है। अगर हमको रिटेल सेल करनी है तब हम क्या करेंगे। तो देखो सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पर हम होलसेल वाली डीलिंग का कोई उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि हम बल्क में नहीं लेंगे, हम ये सारे काम नहीं करेंगे। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर हम कोई भी जो पर्सन है वो क्या करेगा, डायरेक्ट कंज्यूमर को वो चीज बेच सकता है। ये इसका सबसे मतलब मेन काम होता है रिटेलर का। क्या होता है कि भाई रिटेलर से डायरेक्ट जो भी पेशेंट होगा या कंज्यूमर होगा वो उस चीज को खरीदेगा। ये सिंपल हो गया। अब यहाँ बात करते हैं क्या कैसे चल रहा था जो हमने उधर देखा। तो देखो मैन्युफैक्चरर से आया हमारा होलसेल के पास। अब होलसेल हमारा क्या कर रहा है, रिटेलर को दे रहा है, केमिस्ट को या ड्रगिस्ट को, फार्मेसिस्ट को, ड्रग स्टोर को, हॉस्पिटल को, डिस्पेंसरी को, इन सब जगह पे वो होलसेल वाला अपना ड्रग बेचता है। और इन सब चीजों से हमारा क्या होता है, हमारा जो कंज्यूमर है या पेशेंट है वो डायरेक्टली जो है दवा को खरीद सकता है। तो इस तरह से हमारा पूरा सिंपल सा फंडा यहाँ पर चलता है। अब यहाँ पर जो हमारा रिटेल होती है वो हमारी दो तरह से होती है। यहाँ पर पहले हमारी फ्रॉम शॉप, दूसरी हमारी वेंडर। तो वेंडर मैं आपको आगे समझा दूंगा, पहले आप समझो फ्रॉम शॉप। फ्रॉम शॉप मतलब लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोल के रखी हैं, तो उन दुकानों पे वो होलसेल से दवा को खरीदते हैं और देन जाके वो आगे बेच सकते हैं। तो जो हमारा फ्रॉम शॉप वाला काम होता है कि जब शॉप से हम खरीदते हैं तो हमारे यहाँ पर तीन तरह की मतलब चीज़ें आती हैं। पहला हमारा फार्मेसी शॉप, दूसरे हमारे केमिस्ट या ड्रगिस्ट आते हैं और थर्ड हमारे आते हैं ड्रग स्टोर। अब आप कह रहे होंगे ये तो भाई अब तक मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप समझो कि ये हमारी अलग चीज़ें होती है। तो जो हमारी रिटेल सेल होती है ड्रग की वो हमारी तीन यहाँ लोगों द्वारा यहाँ पे होगी। पहली हमारी होगी केमिस्ट या ड्रगिस्ट, सेकंड हमारी होगी फार्मेसीज और थर्ड हमारी होगी ड्रग स्टोर। अब समझो क्या होता है। तो जो हमारे केमिस्ट और ड्रगिस्ट हैं इनका सिंपल काम क्या होता है कि ये किसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अंडर में ही काम करेंगे और अंडर में ही किसी को जो है दवा वगैरह दे सकते हैं। अब लोग कह रहे होंगे भाई ये कौन सा नया काम हो गया। तो देखो नया काम क्या है कि ये लोग हमारे कंपाउंड नहीं कर सकते किसी ड्रग को। अब लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये कंपाउंडिंग क्या चीज़ है भाई, डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग, ये मतलब पूरा फंडा क्या है, कैसे है। तो इसको समझो आप पहले। तो देखो अगर कहीं पर लिखा है कंपाउंडिंग तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी इसमें प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, हम किसी चीज़ की मिक्सिंग भी कर सकते हैं, लेवलिंग भी कर सकते हैं और पैकिंग भी कर सकते हैं। यानी कि अगर कहीं पे किसी को परमिशन है कि वो कंपाउंड कर सकता है तो वहाँ पे मतलब क्या है, वो दो चार दवाओं को इधर उधर मिला मिलू के एक अलग सी खुराक वगैरह बोलते हैं ना, खुराक वगैरह बना बनू के ये सब काम वो कर सकता है। तो ये हमारी छोटी मोटी कंपाउंडिंग हो जाती है। लेकिन सिर्फ कंपाउंडिंग नहीं, केवल डिस्पेंसिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारी ड्रग है बनी बनाई वो सिर्फ आपको देनी है। तो जैसे आपने देखा होगा फार्मेसी शॉप वगैरह पे
तो फार्मासिस्ट शॉप पे क्या होता है कि भाई एक तो हमारा मेन बंदा होता है जिसके नाम पे लाइसेंस है, जो हमारी दुकान, लेकिन उसके साथ में बहुत सारे हेल्पर्स भी होते हैं, 2-4 लोग। तो क्या लगता है सबने बी फार्मेसी कर रखी है, सबने डी फार्मेसी? भाई कुछ नहीं किया होता उन्होंने, वो बस क्या होते हैं, उनको जो ऑर्डर मिलता है यानी कि उनको बताया ये वाली दवा देनी है, उन्होंने वो दवा निकाली और निकाल के दे दी। तो यहाँ पर ऐसे भी हमारे जो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट में काम करते हैं, लेकिन वो कुछ वैसा काम नहीं कर सकते, कंपाउंड वगैरह नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे, वो सिर्फ दवा आपको उठा के दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लोग ऐसे कहलाते हैं, केमिस्ट और ड्रगिस्ट कहलाते हैं, जो हमारे इसके सुपरविजन में काम करते हैं। फिर हमारी आती है फार्मेसीज, तो ये हमारी ऑफिशियल चीज है, तो ये भी हमारी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अंडर में काम करेंगे। और इनका मतलब क्या है कि ये हमारे इंगेज्ड हो सकते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग में, यानी कि जो मैंने आपको बताया कंपाउंडिंग करने वाले, इस वाले फंडे में हमारे जो फार्मेसीज हैं यानी कि जो हमारे ऑफिशियल हैं, ये हमारे इसमें इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, अपना थोड़ा बहुत योगदान वगैरह कर सकते हैं। फिर हमारे आते हैं बिल्कुल सिंपल ड्रग स्टोर। तो ड्रग स्टोर में क्या होता है कि इनमें इनको कोई भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं है। इनका काम क्या है कि ये अपनी हाउस होल्ड रेमेडीज के जरिए जो है किसी को दवा वगैरह देते हैं। अब हाउस होल्ड रेमेडीज मतलब क्या होती है, सिंपल, तो मान लो जनरल आपने देखा होगा, कैसे कहते हैं ना भाई ज़्यादा खांसी हो रही है, क्या करें कैसे करें, उसने कहा थोड़ी सी अदरक खा लो, थोड़ा सा शहद खा लो, शहद में मिला के अदरक खा लो, या ऐसी 2-4 और बातें हुई, काली मिर्चें खा लो, ये खा लो, वो खा लो। तो ऐसे कर करके यहाँ पर थोड़ी बहुत हाउस होल्ड रेमेडी यानी कि जो घर की कहावत है, ऐसी को वो अगर कोई बंदा सिंपल दे देता है, वो ड्रग स्टोर्स कहलाते हैं। अब वैसे अगर नाम से समझोगे तो क्या समझ आ रहा है कि भाई यहाँ ड्रग वगैरह हमारे स्टोर वगैरह होते हैं, तो उसका भी फंडा, लेकिन यहाँ पर इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर जो है देख लेना। तो ये हमारी कुछ चीज़ें थी, तो इनके द्वारा हमारे क्या होते हैं, हमारे ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं हमारे कंज्यूमर के पास, यानी कि हमारे जो पेशेंट लोग हैं उनके पास किए जाते हैं, ठीक है। बाकी बात करें तो जो भी हमारे ये 3 है फ्रॉम शॉप के द्वारा, तो इनके लिए भी हमको जो है सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब सेपरेट लाइसेंस किसका चाहिए, पहला हमको चाहिए शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स के लिए, और देन सेकंड हमको क्या चाहिए, शेड्यूल X ड्रग के लिए चाहिए, और थर्ड हमको क्या चाहिए, ऐसे ड्रग्स के लिए चाहिए जो हमारे शेड्यूल C, C1 और X में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको ये सारे वो चाहिए। अब समझते हैं हम कंडीशन, यानी कि हमको कौन कौन सी कंडीशन चाहिए अगर हमको लाइसेंस यहाँ पे लेना होगा। तो देखो पहली कंडीशन क्या है कि जो भी हमारा लाइसेंसी है उसको शेड्यूल N की सारी फैसिलिटीज को पूरा करना पड़ेगा। अब आपको अगर याद हो तो शेड्यूल N में हमने क्या पढ़ा था, ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी अगर हमको कोई भी फार्मेसी खोलनी है, तो यानी कि कोई भी शॉप वगैरह खोलनी है तो हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए, वो हमारे शेड्यूल N के अंदर आती है। तो अगर आप उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करोगे तभी आप जो है आगे लाइसेंस के लिए पढ़ पाओगे। तो ये हमारी पहली हो गई। दूसरी, आपको कोई भी परचेस करना है तो आपको लाइसेंस वाले होलसेलर से करना है। ऐसा नहीं कि भाई उसने सस्ती दे दी कहीं से लाके तो आपने उससे खरीद के बेच रहे हो, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको उसके रिकॉर्ड भी रखने हैं और आपको सारे सबूत भी दिखाने हैं। इसलिए आपको लाइसेंस वाले जो होलसेलर्स होंगे उन्हीं से आपको जो है सिर्फ चीज़ें खरीदनी है। तीसरा, हमारा सेपरेट लाइसेंस चाहिए, जो मैंने आपको मेंशन ऊपर कर दिया कि हमको तीनों के लिए जो है सेपरेट लाइसेंस अलग से लेना पड़ेगा। फिर यहाँ बात करते हैं कि आप पर्सन शुड टेक एडिशनल परमिशन फॉर लाइफ। अब वही सिंपल फंडा है, मान लो आपका कोई लाइसेंस है और उसके अंदर आपको कोई ऐसी चीज़ अब मतलब अपनी दुकान से बेचनी है, रिटेल करनी है, जो आपके लाइसेंस में नहीं लिखी है, तो इसके लिए आपको लाइसेंस अथॉरिटी के पास फिर से जाना पड़ेगा, उनसे बोलना पड़ेगा कि हमको थोड़ी सी एडिशनल परमिशन चाहिए, हमको ये ड्रग भी अपनी रिटेल शॉप से जो है पेशेंट को बेचना है। तो उसके लिए आपको इस तरह से जो है परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी। फिर आपको जो भी होंगे आपको सारे के सारे रिकॉर्ड जो है मेंटेन करके रखने हैं एटलीस्ट 2 साल के लिए, यानी कि आपको 2 साल के लिए कम से कम सारे के सारे रिकॉर्ड्स को जो है संभाल के रखना है 2 साल के लिए, और 2 साल आती है पीछे वाले हटाते जाओ, नए रिकॉर्ड बनाते जाओ, ठीक है। चलिए, फिर आपका यहाँ पर क्या है कि जब भी कोई मतलब इंस्पेक्शन करने आता है, जैसे आपने देखा होगा कोई अगर ड्रग इंस्पेक्टर आता है तो भाई जो छोटे मोटे रिटेलर वगैरह होते हैं वो कुछ नहीं बोल पाते, वो कहते हैं भाई कर लो चेक, हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अलाउ करना पड़ेगा, इसलिए आप वहाँ पर उनको रोक नहीं सकते, वो जब आएंगे वो आपके इंस्पेक्ट कर सकते हैं, आपको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ चीज़ें होती हैं। फिर यहाँ बात करें तो प्रीकॉशन आपको लेना ही लेना पड़ेगा। अब आप स्टोर करके रखते हो कोई भी ड्रग, तो जैसे मान लो किसी ड्रग पे लिखा है कि कूल इन ड्राई प्लेस एंड कूल प्लेस, तो आपको वो फ्रीज वगैरह में रखना पड़ेगा अगर ज़्यादा मतलब टेम्परेचर डाउन करके रखना है तो, या आपके वहाँ पे फ्रीज वगैरह होना चाहिए, प्रॉपर जगह होनी चाहिए, और ज़्यादा गर्मी वगैरह वाला क्षेत्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्मी से ज़्यादा धूप वगैरह में दवाइयाँ खराब हो सकती हैं। तो इस तरह से आपको जो है प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन संभाल के रखनी है, और जो भी प्रीकॉशन होंगे वो आपको सारे के सारे प्रीकॉशन भी लेने हैं। तो यही सारी बातें थी जो आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है जब आप क्या करते हो, आप अपने रिटेल करते हो किसी शॉप के द्वारा, यानी कि फार्मेसी, ड्रगिस्ट, केमिस्ट या ड्रग स्टोर के द्वारा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब हमारा सेकंड क्या आता है, रिटेल फ्रॉम वेंडर। तो देखो वेंडर्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो वेंडर का मतलब एक तरह से होता है विक्रेता या बेचने वाला, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट कोई बंदा है
वो क्या कर रहा है, वो किसी पर्टिकुलर एरिया में जा रहा है या वहां पे जाके वो सीधे क्या कर रहा है, इसको बेच रहा है। अब जैसे इसको फंडा सिंपल समझो, जो मैंने आपको उसमें बताया था मैन्युफैक्चरर वाले होलसेल वाले में, कि कोई बंदा आ रहा है और वो चीज़ों को भर के ला रहा है वहाँ पे अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और वो क्या कर रहा है फिर दुकानों पर दे रहा है। लेकिन वहीं पर कुछ हमारे ऐसे लोग भी होते हैं जो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली, यानी कि जैसे मान लो ठेले वाला आया, तो ठेले वाले का काम क्या है, ठेले पे कोई चीज रख के ला रहा था, वो भाई डायरेक्टली ग्राहक को बेच रहा है ना, वो किसी बीच में कोई चीज तो नहीं ला रहा। तो वो जो डायरेक्ट ग्राहक को बेच रहा है, वो उस तरह के जो लोग होते हैं वो हमारे वेंडर्स कहलाते हैं, विक्रेता कहलाते हैं। यानी कि उन्हें कोई बीच में कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने होलसेल से सामान खरीदा और देन वो क्या करे, वो भाई अपने कस्टमर को या ग्राहक को डायरेक्ट वो चीज जो है बेच रहे हैं। तो इस तरह से जब कोई हमारा दवा वगैरह बेचता है तो वो हमारा कहलाता है रिटेल सेल फ्रॉम वेंडर, यानी कि वो पर्सन टू पर्सन जाके उस चीज को यहाँ पर जो है सेल कर रहा है। और इनकी कोई मतलब फिक्स जगह नहीं होती है, और ये कोई एक पर्टिकुलर जगह पे जाके मतलब इधर उधर कहीं बेचने लगते हैं। बाकी इसके लिए इन्हें लाइसेंस ग्रांट, मतलब लाइसेंस लेना पड़ेगा लाइसेंस अथॉरिटी के द्वारा। बाकी बात करें तो ये केवल जो हमारे उन ड्रग्स को बेच सकते हैं जो हमारे शेड्यूल सी एंड C1 के अंदर नहीं आता, यानी कि अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1। तो ये हमारा सिंपल फंडा था वेंडर वाला। आई होप आप लगे ये पूरा का पूरा फंडा समझ गए होंगे। अब हमारे यहाँ पर थर्ड तरह की चीज क्या आती है, रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, यानी कि आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। तो अब हम जो है इस वाले फंडे को यहाँ पे समझते हैं। तो अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने कुछ टाइम पहले एक लोन लाइसेंस के बारे में थोड़ी थोड़ी कहानी समझी थी। तो वहां पर क्या हो रहा था कि वहां पर बंदे किसी दूसरे का लाइसेंस लोन पे लेके अपना काम कर रहे थे। सेम यहां पर क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस में क्या होगा कि यहां पर एक लाइसेंस दिया जाता है कोई ऐसे पर्सन को जो ना तो क्वालिफाइड है, ना वो किसी क्वालिफाइड पर्सन के अंदर में काम करेगा, वो केवल ऐसा ही नॉर्मल बंदा है। लेकिन उसको यहाँ पर एक लाइसेंस तैयार किया जाएगा और वो लाइसेंस के दम पे क्या कर सकता है, सेल भी कर सकता है और ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। तो बाकी उसके लिए मतलब बहुत सारी चीजों को उसको फॉलो करना पड़ता है, और गवर्नमेंट उसका पूरा का पूरा सारा कुछ एनालाइज करके तब जो है उसको वो लाइसेंस अलाउ करती है। तो वो लाइसेंस में क्या कर सकता है, वो शेड्यूल सी एंड C1 के ड्रग को मतलब यहाँ बेच सकता है, सेल कर सकता है। शेड्यूल सी एंड C1 के अदर देन कर सकता है, लेकिन शेड्यूल X वाले जो ड्रग्स होते हैं हमारे नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक, उन ड्रग्स को वो यहाँ पर बेच नहीं सकता। ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होते हैं हमारे रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के अंदर। बाकी वो इन सबको जो है यहाँ पर सेल कर सकता है, बेच सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर बात करें कि अगर कोई मतलब ऐसे को, अब आपको पता भी लाइसेंस ऐसे तो कोई देगा नहीं, तो जब उसको वो लाइसेंस दिया जाता है तो उसका पहले ऑक्यूपेशन देखा जाता है, ट्रेड देखा जाता है, बिजनेस देखा जाता है, कैसे क्या कर रहा था। पर उसके पास पहले देखा जाता है कि मतलब कोई लाइसेंस वगैरह दिया तो नहीं है पहले, कभी 3 साल के अंदर में कोई लाइसेंस वगैरह तो नहीं देखा। उसका बैकग्राउंड वगैरह चेक करते हैं, भाई कोई इसके अंदर कमी वगैरह तो नहीं है। तो इस तरह से उसकी सारी खूबियां और वो सब देख के तब उसको जो है ये लाइसेंस अलाउ किया जाता है। ये भी देखा जाता है कि इसको इसमें नॉलेज है कि नहीं है। अब आप देख रहे होंगे, देखो ये आप खुद से भी बना के 2-4 बातों को लिख सकते हैं, ज्यादा कोई हार्ड वगैरह नहीं है ज्यूरिस्प्रूडेंस। बस आपको इतना याद रखना है कि मतलब मेन हेडिंग क्या थी। अगर आपको वो ही याद नहीं रहेगा तो आप सारी कहानी बना नहीं पाओगे। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कंडीशन, यानी कि अगर किसी को ये लाइसेंस चाहिए तो उसको क्या और कैसे करना पड़ेगा। तो पहली बात, वेल इक्विप्ड प्रीमिसेस एंड एडिक्वेट फैसिलिटी, यानी कि उसके पास जो उसका प्रीमिसेस है या जो फैसिलिटीज है वो हमारी एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, जितनी हमको चाहिए। लेकिन जो हमारे वेंडर्स होते हैं, यानी कि जो जगह जगह जाके बेचते हैं, उनके लिए भाई उनके लिए ये चीज जरूरी नहीं है। लेकिन उनका जो वेंडर, यानी कि जिस चीज से वो जाएंगे, जैसे उनका कोई मोटर व्हीकल हो गया या वो चीज हो गया, तो वो उनका प्रॉपर होना चाहिए जिसमें वो दवा को संभाल के रख सके। फिर हमारे यहाँ पे आता है कि जो लाइसेंसी होगा उसको अपना लाइसेंस जो है वो डिस्प्ले करना पड़ेगा। अब ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जैसे मान लो किसी की दुकान वगैरह कहीं है तो वहां डिस्प्ले कर लेगा, लेकिन जो हमारे वेंडर्स लोग होते हैं जो इधर उधर जाते हैं, वो या तो अपने व्हीकल पे लगा लेंगे या वो अपने पास रखेंगे, और अगर कोई आता है कि भाई चेक कराओ तो वो उसको फटाफट जो है चेक कराएंगे कि ये लो हमारा ये रहा। तो इस तरह से ही हमारे सारे काम करते हैं। फिर यहाँ पर क्या आता है कि द ड्रग शुड बी बॉट ओनली फॉर अ लाइसेंस डीलर। तो अगर वो किसी से ड्रग खरीदेंगे या तो हमारा या तो वो मैन्युफैक्चरर लाइसेंस वाला होगा या डीलर लाइसेंस वाला होगा, मतलब बिना किसी ऐसे ही मतलब किसी से नहीं खरीद सकते वो लोग। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे मान लो किसी ने ड्रग वगैरह ले लिए, तो जो उसका ओरिजिनल कंटेनर होगा उसी में उनको बेचना है। और आपने जैसे देखा होगा बहुत लोग गांव में क्या करते हैं, भाई गोलियां ले आएंगे, पैरासीटामोल और ये भर भर के उनको तोड़ तोड़ के अपनी छोटी मोटी मतलब प्लास्टिक की शीशियों में भर लेते हैं, फिर उसकी खुराक बना बना के बेच देते हैं। यानी कि इससे क्या हो रहा है, एक तरह से धोखा हो रहा है कि भाई कोई सी भी दवा दे सकते हैं, भाई बंदे को पता नहीं है। दूसरा, वो उसको महंगा महंगा लगा के मतलब पूरी खुराक बना देंगे, 1-2 रुपए की टैबलेट देकर 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए लगाते हैं। तो उन चीजों से आपको भी सावधान रहना है। तो इसलिए जरूरी है कि अगर कोई ऐसा ड्रग बेचता है तो वो ओरिजिनल कंटेनर में ही बेचे,
यानी कि जो उसकी पैकेजिंग है ओरिजिनल, वो उसी में उसको बेच सकता है, हाथ वगैरह में निकाल के मतलब नहीं देगा। तो ये हमारी कुछ इसकी चीज़ें हो गई। तो आई होप आप लोग रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस ये सारा कुछ समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कुछ ऐसी क्लासेस जो हमारी सेल करने के लिए प्रोहिबिटेड है, यानी कि उसको कोई बंदा सेल नहीं कर सकता। तो जैसे हमारे मिस ब्रांडेड होगा, स्प्यूरियस, एडल्ट्रेट ड्रग, तो ऐसा भी कोई हमारा ड्रग होगा तो उसको यहाँ पर सेल नहीं कर सकते हैं। फिर हमारे यहाँ पर शेड्यूल जे वाले ड्रग हो गए, यानी कि ऐसे ड्रग को कोई क्लेम करता है कि भाई हम शेड्यूल जे की बीमारियों को ठीक करेंगे, उसको हम यहाँ पर सेल नहीं कर सकते। अगर कोई ड्रग हमारा एक्सपायर हो चुका है तो एक्सपायरी ड्रग, जो एक्सपायर वाले ड्रग हैं उनको हम यहाँ सेल नहीं कर सकते। फिर कोई ऐसा पेटेंट या प्रोप्राइटरी ड्रग है जिसके ऊपर उसका फॉर्मूला सही से नहीं लिखा तो उसको हम यहाँ सेल नहीं कर सकते। फिर आपको पता होगा कुछ ड्रग ऐसे होते हैं इसके लेवल पे स्पेशल लिखा होता है ड्रग्स नॉट टू बी सोल्ड, यानी कि आपको पर्सनल किसी ने भेजा है या फिजिशियन का सैंपल वगैरह है तो वहाँ पे ये लिखा होता है ड्रग्स नॉट टू बी सोल्ड, तो आप उनको जो है सेल वगैरह नहीं कर सकते। तो ये हमारे कुछ फंडे थे, यानी कि ऐसे ड्रग जिसको हम यहाँ सेल नहीं कर सकते। फिर हमारी बातें आती है लाइसेंस एंड देयर फॉर्म, यानी कि अब हमने इतना कुछ पढ़ा तो इसके लिए हमारे कुछ फॉर्म नंबर थे, तो वो यहाँ पे आप जान लो, कभी आपके वगैरह काम वगैरह आ सकते हैं। तो जैसे हमें रिटेल करना है अदर देन शेड्यूल सी ये वाला, तो हमें 20 नंबर का फॉर्म भरना पड़ेगा, यहाँ पे 21 और यहाँ 20F ये वाला। फिर होलसेल के लिए हमको चाहिए तो अदर देन में हमें 20B और शेड्यूल C1 के लिए 21B और X के लिए हमें 20G। फिर हमें होलसेल मोटर व्हीकल के लिए कहिए तो यहाँ 20VB हो गया, यहाँ 21VB हो गया। बाकी हमारा यहाँ पे हम शेड्यूल X को सेल नहीं कर सकते मोटर बाइक से। फिर हमारा रेस्ट्रिक्टेड आता है तो इसमें भी हम शेड्यूल X के ड्रग को नहीं कर सकते सेल। बाकी रेस्ट्रिक्टेड के लिए हमको C और C1 के लिए हमें 21A चाहिए और अदर देन C1 और X उसके लिए हमको 20A चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पर सारे के सारे फंडे हो गए होंगे। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अब हमारे लिए जो सेल वाला पार्ट है उसके अंदर हमारी लास्ट चीज क्या आती है, ऑफेंस एंड पेनल्टीज, यानी कि हमको कितना फाइन कैसे लगेगा, क्या का कंडीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है कि अगर हम कोई चीज ऐसी करते हैं, यानी कि ऐसी सेल करते हैं जो किसी की या तो जान ले ले या जान लेने तक का खतरा हो जाए, यानी कि सीरियस हर्ट कर दे, तो उसके लिए हमको सेक्शन 320 लग जाएगा आईपीसी, यानी कि इंडियन पिनल कोड के द्वारा। और ये आपको पता है दफा 320 मतलब किसी को मारने की कोशिश या किसी को मारना, जान से मारना, ये वाली लग जाती है। तो इस कंडीशन में 5 साल तक की सजा हो सकती है और यहाँ पर लाइफ टाइम तक मतलब हो सकती है। और जो फाइन रहेगा वो 10,000 रहेगा। फाइन का कोई फंडा नहीं होता, लेकिन फंडा क्या रहेगा, जेल का रहेगा, यानी कि 5 साल से लेके अनलिमिटेड तक मतलब हो सकती है, उम्र कैद तक हो सकती है यहाँ पर। तो ये आपका चेक किया जाएगा कैसे भाई इसने सीरियस जानबूझ के तो नहीं किया, सारा कुछ ये सब देख के। फिर यहाँ पर अगर आप ऐसी चीज सेल करते हैं जो हमारी एडल्ट्रेट ड्रग है, यानी कि आप एडल्ट्रेट ड्रग को सेल करते हैं, तो पहले वाला यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड मतलब क्या है, फर्स्ट कन्विक्शन सेकंड कन्विक्शन। तो पहले बार में आपको क्या मिलेगी, 1 से 3 साल तक की सजा, फिर आपको 5,000 तक का फाइन। और दूसरे में आपको क्या मिलेगा, 2 से 6 साल तक की सजा और 10,000 तक का फाइन। फिर थर्ड हमारा आता है सेल, स्टॉकिंग, एग्जीबिशन और स्प्यूरियस। अगर आप स्प्यूरियस ड्रग के बारे में ये सब करते हैं तो पहले में आपको मिलेगा 3 से 5 साल तक की सजा, 5,000 तक का जुर्माना। और दूसरे में आपको मिलेगी यहाँ या तो 6 से 10 साल तक होगी या फिर 2 से मतलब यही आपका 5-6 का एवरेज साल की सजा मिलेगी और 10,000 से कम का मतलब फाइन, उससे ज्यादा की आपको फाइन लगेगा। फोर्थ कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि अगर कोई ऐसा ड्रग है जो हमारा कॉन्ट्रावेंशन है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने या किसी भी रूल के द्वारा उसको प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, और अगर हम ऐसे ड्रग को बेचते हैं तो यहाँ पर 1 से 2 साल तक की सजा या यहाँ पर 2 से 4 साल तक की सजा और 5,000 तक का फाइन लगेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर आता है अगर हम अपने रिकॉर्ड वगैरह रखने में फेल हो जाते हैं या कोई डिस्क्लोज करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, उस बंदे पे फाइन लग जाएगा। तो उसके लिए उसको 1 साल तक की सजा हो सकती है और 1,000 रुपए तक का जुर्माना। फिर मान लो किसी ने किसी बंदे को फॉल्स वारंटी भेज दी, यानी कि वारंटी गलत दे रहा है कि भाई ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, उस कंडीशन में उसको 1 साल तक की सजा और 5,000 का नुकसान और यहाँ पर 2 साल तक की सजा और फाइन, अगर वो दूसरी बार जुर्म करता है तो। फिर हमारा लास्ट आता है कि मान लो कोई गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट से या कोई सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की रिपोर्ट से अगर कोई एडवर्टाइजमेंट करता है या उसका मिसयूज करता है तो यहाँ 500 रुपए तक का जुर्माना। और दूसरी कंडीशन में यहाँ पे क्या है कि 10 साल तक की उसको जेल हो सकती है। ठीक है, तो दोनों ही कन्विक्शन में, ऐसा नहीं है पहली बार में छोड़ दोगे। भाई बहुत लोग होते हैं क्या कहते हैं, कोई बात नहीं 500 रुपए का फरमाना कर देंगे, कम से हमारा ऐड तो हो जाएगा। इस कंडीशन में सरकार ने क्या रखा कि आपको 10 साल तक की जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी करने की कोशिश ना करें। तो आई होप आप लोग सेल वाला पूरा का पूरा फंडा समझ गए होंगे। अब हमारी बारी आती है यहाँ पर पार्ट 3, और पार्ट 3 हमारा क्या रहेगा, लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ ड्रग्स। तो अब हम देखते हैं कि हमें इसके अंदर पढ़ना क्या है। तो देखो यहाँ पर क्या है, पहले हमें पढ़ना है जनरल लेबलिंग रिक्वायरमेंट, मतलब हमको क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए। फिर हमको यहाँ स्पेसिमेन लेवल चाहिए, ये मैं आपको आगे बता दूंगा। देन हमको चाहिए कुछ लिस्ट ऑफ परमिटेड कलर, और फिर हमको ऑफेंस है पेनल्टी के बारे में स्टडी करना है। तो चलिए समझते हैं फिर यहाँ पर। तो देखो पहले समझते हैं कि आखिर लेबलिंग होती क्या है। तो देखो सिंपल फंडा है, आपने कभी भी कोई भी ड्रग देखा होगा, कोई भी एग्जाम्पल के लिए ले लो, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ की टैबलेट।
ये देखो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये हमारी क्या है, डिस्प्रिन है यहाँ पर। अब देखो इसके ऊपर आपको लेबलिंग में सब दिख रहा होगा, ये इसका नाम है डिस्प्रिन। फिर यहाँ पर आपको पीछे बहुत कुछ दिख रहा होगा, बहुत छोटे में यहाँ पर। अब कैसे दिखेगा, यहाँ पर लिखा है इसकी कैसे करनी है, यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है, मैन्युफैक्चरर का नाम, ईमेल आईडी, सब कुछ लिखी हुई है। ये इसका मेन नाम लिखा है और यहाँ कितनी चाहिए, कैसी चाहिए, तो सारी A to Z सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारी इसके ऊपर लिखी हुई है। तो यही एक तरह से हमारा जो है लेवल कहलाता है, यानी कि जो ड्रग है उसके बारे में उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उस दवा के ऊपर जो है लिखी होती है। तो ये हमारी लेवलिंग कहलाती है। और पैकिंग आप देख ही रहे हैं भाई, ये टैबलेट हमारी इस एल्यूमिनियम फॉइल में पैक हुई है। इसके बाद इसके 10 के पैकेट हमारे बड़े वाले डिब्बे में पैक होंगे, फिर वो हमारे बड़े बड़े में पैक होंगे। तो वो हम क्यों करते हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो भी हमारी ये जो भी लेबलिंग वगैरह होती है, ये हमारी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसी मतलब जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं इसी एक्ट के अंदर में होती है सारी की सारी। दूसरी बात, ये हमारी प्रिंटेड होती है इनर और आउटर मोस्ट दोनों कंटेनर पे, यानी कि ऐसा नहीं जैसे मान लो ये हमारी मेन है तो ये मान लो अंदर वाली दवा है, फिर ये हमारी एक बड़े वाले बॉक्स में आई होगी, तो उस बॉक्स के ऊपर भी पूरी की पूरी ऐसी ही लेबलिंग हो रही होगी कि भाई कौन सी है, कितनी टैबलेट है, कैसी क्या है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर भी लिखी होगी। तो ये हमारी जरूरी होती है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन वो प्रिंटेड होगी इनर मोस्ट भी और आउटर मोस्ट भी, और कोई भी ड्रग के बारे में। अब या तो ये प्रिंटेड होती है या कई जगह आपको ऐसा मिल जाएगा इंक वगैरह से इसको लिख देते हैं, लेकिन आजकल ऐसा नहीं चल रहा। आजकल टोटल जो है प्रिंट ही चल रहा है, शायद कहीं कुछ चल रहा होगा तो अलग बात है, बाकी टोटल आजकल जो है प्रिंटेड वाला सारा सीन चल रहा है। बाकी ये चीज हमारी जो भी ड्रग है उसकी आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करती है। अब जैसे मान लो इसके ऊपर ये लेवल ना लिखा होता तो क्या आप बता पाते कि ये हमारी डिस्प्रिन है या हमारी एस्प्रिन है या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, कैसे बताते। तो इसके लिए हमको ये सारी चीज अभी तो जरूरी है। तो इसलिए लेबलिंग का आप सारा रूप समझ गए, क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है और क्या क्या होती है, कैसे करते। चलिए अब हमारा टॉपिक यहाँ पर क्या आता है, मेन जनरल लेबलिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि हमको अगर कोई लेवल करना है तो उसके लिए जनरल क्या क्या चीजों को हमको यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो उसी को यहाँ हम समझते हैं। ये आपके लिए कभी क्वेश्चन वगैरह आ भी सकता है, तो आप इसको देख लेना। क्या है हमारा यहाँ पर पहले नंबर पे, नेम ऑफ ड्रग्स, मतलब कोई भी जो हमारा ड्रग रहेगा पहले तो उसका नाम रहेगा, जो उसका ऑफिशियल नेम है वो रहेगा, फिर ट्रेड नेम क्या है उसका, फिर मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है, बनाने वाले का उसका नाम, एड्रेस क्या है, फिर लाइसेंस नंबर क्या है, बैच नंबर क्या है, मतलब एसेक्ट्रा सारी की सारी चीज़ें उसकी लिखी होंगी, जो यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। अब ये ज़्यादा छोटे में आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको उस ड्रग के ऊपर लिखी हुई मिल जाएंगी। फिर यहाँ पर जो हमारा ड्रग है उसकी पोटेंसी क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, ग्रेड क्या है, डोज क्या है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी जो है आपको इसके अंदर लिखी मिल जाएंगी, चाहे वो ml में हो, ग्रैम में हो या यूनिट में हो। तो जैसे अगर आपको यहां दिख रहा होगा तो देखो 325 mg एफरवेसेंट टैबलेट, तो 325 mg मतलब यहाँ पे इसकी डोज लिखी हुई है। तो इस तरह आपको हर टैबलेट के ऊपर जो भी इसकी ये चीजें होती हैं ये सारी की सारी लिखी हुई मिल जाएंगी। बाकी उसके अंदर नेट कंटेंट कितना है, मतलब वही मैंने आपको बता दिया कितना होता है, या वॉल्यूम में हो, वेट में हो या नंबर में हो, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब ये सारे मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैं आपको सिर्फ टैबलेट दिखा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं। यही सेम चीज हमारी एप्लीकेबल होगी हमारे किसी सिरप के ऊपर, हमारे किसी मतलब कैप्सूल के ऊपर, हमारे क्रीम के ऊपर, सबके ऊपर हमारे इसी तरह के लेवल जो आपको मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, दोनों की दोनों लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और देखो यहाँ पे तो ये इतनी डिटेल्स में लिखी हुई है 7/2021, 6/2024 एक्सपायरी, 7/2021 क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर प्रीकॉशन, यानी कि अगर कोई मान लो टैबलेट वगैरह है या कोई भी चीज है उस पर अगर कोई प्रीकॉशन लिखी है या कोई वार्निंग लिखी है तो ये भी जरूरी है उसके हैंडलिंग के लिए, उसके स्टोरेज के लिए, उसके सेल के लिए और उसके यूजेस के लिए। जैसे एग्जांपल समझो, आप लोगों ने सस्पेंशन देखी होगी जो सिरप की तरह होते हैं, उस पर क्या लिखा होता है, शेक वेल बिफोर यूज, यानी कि जब भी आप इस दवा को होते हैं उससे पहले आप उसको अच्छे से हिला लें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हमारी स्पेशल टाइप की होती है वो सब यहाँ पर स्पेशल लिखी होती हैं। फिर यहाँ पर कुछ हमारे स्पेशल इंस्ट्रक्शन आते हैं, जैसे मान लो कोई हमारी वेटरिनरी यूजेस के लिए, यानी कि ये हमारे वो यूज होते हैं जो हम जानवरों के लिए करते हैं, यानी कि एनिमल्स यूज के लिए होते हैं, तो उस दवा पे स्पेशल लिखा होगा कि फॉर एनिमल यूज ओनली। तो ये सब बातें भी यहाँ बहुत ज्यादा मतलब फोकस में डाली जाती हैं। फिर हमारा फिजिशियन सैंपल है, जैसे मान लो कोई ड्रग के ऊपर आप यहाँ लिख कर देखोगे नॉट टू बी सोल्ड, यानी कि ये सोल्ड के लिए नहीं है, ये हमारे कुछ स्पेशल लोगों के लिए गया है। तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। फिर यहाँ पे कुछ स्पेशल लेवलिंग और आपको मिलेगी, जैसे ड्रग फॉर एक्सपोर्ट, यानी कि केवल भेजने के लिए है। फिर डिस्पेंस ड्रग है, डिस्पेंस वाला। फिर नॉट टू बी सोल्ड, ये आपको बहुत जगह लिखकर मिल जाएगा, ये बेचने के लिए नहीं है। तो ऐसी बहुत सी बातें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर ये कुछ हमारी कॉमन थी, ये आपको यहाँ दिख रही होगी। नेम उसका क्या होता है, ऑफिशियल नेम, ट्रेड नेम, ये सब पोटेंसी। बाकी अगर आपको कुछ भी याद नहीं आता
आपको क्या करना है, आपको कभी खाली बैठे हो तो आपको बस एक टैबलेट उठा के और उसको देखनी है, फिर उसी के बेस पे आप यहाँ पर जब भी आप पेपर वगैरह में या कभी प्रैक्टिस करो, आपने 2-3 टैबलेट उठाई, देखा, और फिर आप बारी बारी से लिखते जाओ उसमें क्या क्या होता है। आपका ड्रग का नेम होता है, ऑफिशियल नेम, ट्रेड नेम, मैन्युफैक्चर का एड्रेस, ये होता है, पोटेंसी होती है, स्टैंडर्ड कितना डोज है, कैसा होता है, फिर किसने बनाई, फिर मैन्युफैक्चरिंग डेट, फिर MFG डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, फिर एक्सपायरी डेट होती है, फिर उसको हैंडल कैसे करना है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा उसके पीछे लिखी होती है कि ये हमारी लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है, तो अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो तो वो उस दवा को ना खाए। तो इस तरह से आप 2-4 बातों को यहाँ बना के बहुत आसानी से जो है इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारे इंस्ट्रक्शन लगे होते हैं हमारे शेड्यूल्स पे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ ले रखे, जैसे हमारा मान लो शेड्यूल जी वाला है, तो उस पर क्या लगा होगा, शेड्यूल जी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है और इसको अगर हम बिना मेडिकल सुपरविजन के लेते हैं तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ये हमारी हार्मोनल प्रिपरेशन वाला था, जिसको हमने पहले अपने जो हमारा पार्ट 1 था अभी डिटेल्स स्टडी वाला, उसमें हमने इसको पढ़ा था। सेम हमारा एच में था, शेड्यूल एच में हमने पढ़ा था अपने पार्ट में कि ये हमारे कौन से हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हैं। और इसके ऊपर जो हमारी वार्निंग लगी होती है ये वाली, देखो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, तो ये हमारा एक तरह से पूरा लेवल का ही फंडा है ना, कि वहाँ पर RX का साइन लगा होगा और नार्कोटिक है तो NRX का साइन लगा होगा और इस तरह का हमारा लेवल लगा होगा। तो ये भी हमारा पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाता है। तो आप ऐसे 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो, इससे आपका यहाँ इंप्रेशन भी बढ़ेगा आपके उसमें, मतलब एग्जाम वगैरह में, और काफ़ी नंबर भी अच्छे आएंगे। फिर आपका शेड्यूल एक्स ड्रग है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये हम केवल प्रिस्क्रिप्शन पे बेच सकते हैं और XRX का आपको साइन मिल जाएगा रेड कलर में। और यहाँ अगर कोई वेटरनरी वाला है तो ये नॉट फॉर ह्यूमन यूज, ओनली एनिमल यूज के लिए होता है सिर्फ, तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर अगर कोई पेटेंट है, प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, तो वहाँ पे जो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट है उनकी क्वांटिटी प्रॉपर आपको लिखी मिलेगी। फिर जो बनाने वाला है उसका नाम और एड्रेस, बाकी सब सेम है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ 2 बातें मिलेंगी, जो हमारी कॉमन बातें थी वो तो हमारी यहाँ सेम रहेंगी, लेकिन कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन होते हैं वो यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं। GX के लिए बता दिए, वेटरनरी मतलब एनिमल्स यूज के लिए, पेटेंट वाले ये मैंने आपको बता दिए। फिर हमारे यहाँ फार्माकोपिया वगैरह की स्पेशल लिखी होती है कि आपने देखा हो ना कभी कभी डोलो 650 mg या सिट्राजिन IP 650 mg IP, इस तरह से आपको किसी ड्रग के आगे लिखा हुआ मिलेगा। तो उसका मतलब होता है कि वो हमारे अकॉर्डिंग टू, जैसे मान लो IP लिखा तो वो अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया है, BP लगा तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया है। तो इस तरह की ये सारी बातें होती हैं। फिर यहाँ पर अगर कोई हमारे स्पेशल लिखा होता है तो फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ये वर्ड आपको बहुत बार मिल जाएगा। तो जैसे कोई क्रीम है तो उस पर लिखा होगा फॉर एक्सटर्नल यूज, जिससे कोई भी बंदा उसको मतलब अपने अंदर बॉडी के अंदर वगैरह उसका यूज ना कर ले। तो ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना है कैसे क्या है, और 2-4 के आप एग्जाम्पल जो है लिख कर आ सकते हैं, कोई भी ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। तो जनरल लेबलिंग रिक्वायरमेंट हम समझ गए, जनरली क्या क्या चाहिए। अब हम समझते हैं स्पेसिमेन लेवल फॉर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। तो देखो इसमें क्या होता है, आप लोगों ने कभी एक आध चीज नोटिस की होगी, आपने कभी कोई सिरप या कुछ खोल के देखी होगी, तो एक इतना बड़ा सा आपके में एक पर्चा पूरा का पूरा आपको मिल जाता है। आप जब मोबाइल लेते हो तो वहां पर भी आपको कुछ जरूरी कागजात मिलते हैं जिनका कोई भी यूज नहीं होता, लोग कभी यूज नहीं करते। तो इसी तरह के कुछ हमारे यहाँ पर लेवल्स होते हैं, उसको हम यहाँ पर स्पेसिमेन लेवल्स बोलते हैं। जब आप कभी देखना, आप कभी कोई बड़ी चीज खोलते हो तो वहां पर एक पर्चा एकदम घिरी हुआ मिलेगा आपको, और आपको उसको फोल्ड होगा एकदम, आप उसको खोलोगे, आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, कैसे यूज करना है सारी इंफॉर्मेशन। तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और उसके बेस पर आप उसको कैटलॉग बोल सकते हो, या आप उसको उसका यूज करने, कैसे यूज करना है सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी होती है, आप कुछ भी उसको बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी हमारी चीजें होती हैं। बाकी वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारी कंटेनर के लेवल पे भी मेंशन होती हैं। फिर हमारे जो कंटेनर है उसके अंदर भी हमारी मेंटेन होंगी। और मैं से मान लो, अगर मान लो ये मैं एग्जांपल बताऊं, कोई हमारी एक चीज़ है, इसके ऊपर एक और पैकिंग है, इसके ऊपर एक और पैकिंग है, तो वो तीनों की तीनों पैकिंग के ऊपर हमारी लेवलिंग होगी। तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिमेन लेवल। यानी कि ऐसा नहीं है कि मान लो इसके ऊपर है, इस पर कुछ लेवल नहीं है, इस पर लेवल लगा दी, तो ऐसा नहीं। अगर 3 वर्ड हमारे यहाँ दिए हैं तो तीनों के ऊपर ही जो है उसकी लेवलिंग आपको मिलेगी, और ये जरूरी भी होता है। क्योंकि मान लो कभी देखो इसके ऊपर कोई लेवल नहीं है, इसके ऊपर लेवल लगा, तो मान लो किसी वजह से ये वाली अगर हमारी पैकिंग खराब हो गई, इसके ऊपर कोई लेवल नहीं है, तो भाई इसका मिस यूज हो जाएगा, इधर उधर खो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि जितनी हमारी उसके ऊपर कवरिंग होगी या जितनी हमारी लेयर होगी, जितने कंटेनर होंगे, हर किसी के ऊपर हमारी क्या होगी, प्रॉपर ये लेबलिंग पूरी की पूरी लिखी होगी। तो ये हमारा पूरा का पूरा फंडा है। कैसे होता है, क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। फिर कुछ एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पर, तो जैसे आपको ये दिख रहा होगा, एक एग्जांपल है फॉर 10 ml वाइल ऑफ इंसुलिन 80 यूनिट पर सीसी, ये आपको पूरा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखो, पहले हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन लिखी, फिर इंसुलिन नाम लिखा है, फिर क्वेश्चन लिखा है कि इसको हम बिना मेडिकल सुपरविजन के यूज नहीं कर सकते हैं। हार्मोनल प्रिपरेशन है, ये हमारे शेड्यूल जी के अंदर आता है, ये मैंने आपको शायद बताया था। हाँ, यहाँ भी लिखा है, देखो शेड्यूल जी और शेड्यूल सी के अंदर ये चीज़ हमारी आती है। उसके बाद ये हमारा लाइसेंस नंबर, बैच नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, और ये हमारा एड्रेस लिखा है। तो इस तरह की कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन है। आप 1-2 ऐसे एग्जाम्पल बना देना, इससे बहुत ही मतलब अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। बाकी और यहाँ पर एक आध एग्जाम्पल देखो,
रिंसो हेयर लोशन है, ये हमारा हेयर के लिए होता है, मतलब बालों में कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर कंटेन इतना परसेंटेज ये लिखा है मर्क्यूरी क्लोराइड, फिर फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, और दिल्ली ये इसका एड्रेस लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा चीज़ है। बाकी एक और एग्जाम्पल है 100 टैबलेट ऑफ फिनोबार्बिटॉल, ये हमारा शेड्यूल एक्सट्रैक्ट के लिए है। तो देखो 100 टैबलेट है, एक टैबलेट 50 mg की है, तो इसलिए ऐसा लिख दिया। फिर टैबलेट ऑफ फिनोबार्बिटॉल पूरी इन्फॉर्मेशन है, फिर शेड्यूल एक्सट्रैक्ट यहाँ पे लगा, उसकी वार्निंग भी यहाँ पर इन्होंने पूरी लिख दी है कि टू बी सेल्ड बाय रिटेलर ऑन दी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP, मतलब सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल फार्मास्यूटिकल के प्रिस्क्रिप्शन पे ये हमारी बेची जा सकती है। फिर हमारे ये एड्रेस लिख दिया। तो ये कुछ हमारे एग्जांपल्स हो गए। तो आप अगर एक भी एग्जांपल बना के आते एग्जाम में तो इससे बहुत ही बेस्ट इफेक्ट पड़ेगा, ये समझ लो। अगर ऐसा एक भी एग्जांपल वगैरह बना के आते हो तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो ये हमारे कुछ इस तरह से होते हैं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हमारे लिए यहाँ पर क्या आती है, लिस्ट ऑफ परमिटेड कलर। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कभी दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर हम कलर्स का भी यूज़ करते हैं, सिंपल फंडा है। तो उन कलर्स को कौन से मतलब कलर उसमें यूज किए गए हैं, कैसे कलर हैं दवाइयों वगैरह के ऊपर, इन सबको डिनोट करने के लिए तो ये सारे के सारे जो फंडे होते हैं वो हमारे इसके अंदर आते हैं, लिस्ट ऑफ परमिटेड कलर। तो परमिटेड का मतलब क्या है, वहाँ परमिशन एक तरह से मिली हुई है उन कलर्स को, वो वहाँ पर यूज किए जा रहे हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं, मेडिसिन में जो एडिट किए जाते हैं वो हमारे कलर ये वाले कहलाते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारी लेबलिंग होगी उसके ऊपर हमको क्या करना है, उनका कॉमन नेम और कितने % हमने उस कलर को यूज़ किया है, वो सब बातें हमको जो है कंटेनर के लेवल पे जो है मेंशन करनी पड़ेगी। ये हमारे लिए थोड़ी सी ज़रूरी बातें हो जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर जैसे मान लो हमने ये कलर वगैरह इसमें यूज़ किए तो वो हमारे ड्रग को मिस ब्रांडेड ना कर दें, ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसा आपने देखा होगा, मिस ब्रांडेड में आपने डेफिनेशन क्या देखी थी, उसमें कुछ कलर का मतलब वेरिएशन वगैरह होता, अगर आपको याद होगा एडल्ट्रेड और मिस ब्रांडेड ड्रग में आपने देखा था कि उसमें कलर हमारा कुछ डिफरेंट होता है, कलर लिख देते हैं, गड़बड़ी ये सब हो जाती है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, मतलब हमको प्रॉपर लिखना है, वरना वो चीज़ हमारी मिस ब्रांडेड ड्रग में आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कुछ कलर यहाँ बताए गए, जैसे हमारा नेचुरल कलर क्या हो गया, कैरोटीन हो गया, फिर कुरकुमिन हो गया, क्लोरोफिल हो गया। तो ये सब हमको आयुर्वेदिक चीज़ों से मिलते हैं, जैसे कुरकुमिन हमें हल्दी से मिल रहा है, क्लोरोफिल हमें पत्तियों से मिल रहा है। तो ये सब आप नॉर्मली समझ सकते हैं। फिर हमारे कुछ आर्टिफिशियल कलर, जैसे हमारा कैरामेल हो गया, जैसे ऑरेंज ब्राउन कलर का होता है ये। आप कभी कभी चॉकलेट देखेंगे तो चॉकलेट वाला जो कलर है उसमें आप हल्का सा ऑरेंजिस कर दो तो वो कलर हमारा ये कैरामेल कहलाता है, आर्टिफिशियल कलर है, इसका भी यूज़ किया जाता है। फिर हमारा कुछ कोलताल कलर, जैसे हमारा पी फिनाइल एनिडाइमीन हो गया। तो ये हमारा कोल तार वाला एक पर्टिकुलर है और ये हमारे डाई वगैरह में यूज़ किया जाता है, जैसे हेयर डाई वगैरह होते हैं उसमें ये कलर यूज़ किया जाता है। तो इसको भी वहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे जो लिस्ट ऑफ परमिटेड कलर वाला पूरा फंडा है, ये हमारा मोस्टली जो है कॉस्मेटिक वाले सीन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब हम दवा वगैरह बनाते हैं उसका हम वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही हम सारा जो है काम वगैरह कर लेते हैं, तो बस उसकी लेवलिंग हमें करनी होती है। लेकिन यहाँ पर जो कॉस्मेटिक होते हैं उसमें इन चीज़ों का थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया जाता है, नेचुरल कलर ये सब चीज़ों का। ठीक है, तो उसमें ये ज़्यादा हेल्पफुल है। बाकी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एक यहाँ देखो ग्रीन कलर का, ये मतलब हमारा नाम है, कॉमन नेम, फिर इसका ये कलर इंडेक्स नंबर है और ये इसका केमिकल नेम है। तो इस तरह की पूरी पूरी लिस्ट थी, मैं यहाँ पर आपके लिए ऐड कर दूंगा या अपने नोट्स में मैं इसको ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको नोट डाउन कर लेना। याद तो वैसे भी मुझे पता है इतना आपको ये याद नहीं होने वाला है, तो आप मेन चीज़ों को उसको याद रखना, बाकी इन चीज़ों को आप जो है याद कर लेना, आपके एग्जाम वगैरह में लिखने में काम आएंगे। बाकी लेवलिंग आप लोगों ने देख ली होगी कैसे क्या करते हैं। बाकी थोड़ी पैकेजिंग की बात करें तो ये हमारी कंफर्म करती है किसी की सेफ्टी को। जैसे मान लो हमारी सिंपल चीज़ है, अगर कोई दवा वगैरह है ये, और ये अगर हमारी सिंपल घूम रही होती टैबलेट में तो अब तक खराब हो जाती, लेकिन इसकी पैकिंग देखो, एक तो इसके अंदर है, फिर ये भी हमारी अच्छे से डिब्बे वगैरह में पैक होके आती है। तो वो क्या करती है, वो हमारे कोई भी ड्रग की जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसकी सेफ्टी को बढ़ाती है और उसको बचाती है कॉन्टामिनेट होने, यानी कि किसी और के साथ खराब होने से बचाती है, उसको माइक्रोबियल ग्रोथ से बचाती है और उसको स्टेबल रखती है ज़्यादा टाइम के लिए, उसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करती है। तो इसलिए देखा जाए तो पैकिंग हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या कैसी भी कंडीशन में। तो ये जो पैकेजिंग वाला पूरा सीन है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और कैसे पैकिंग करते हैं ये आपको पता ही है, और उसके लेवल वगैरह भी लगाते हैं ऊपर, तो ये सब अभी हमने देख लिया। तो लेवलिंग एंड पैकिंग एक तरह से सेम ही फंडा है, ऊपर बस हमने उसको बंद किया और ऊपर हमने पैकेजिंग में सारा कैसे नाम लिखा, ये सारी बातें आती हैं। तो ये हमारा पूरा फंडा हो गया। अब हम समझते हैं यहाँ पर ऑफेंस एंड पेनल्टी, यानी कि क्या कैसे हमारे यहाँ पे ऑफेंस हो सकते हैं और क्या पेनल्टी वगैरह इसमें हमें लग सकती है। तो देखो, इससे पहले आपको दो बातें छोटी सी जानना बहुत जरूरी है, मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो, आपको ये दिख रही होगी टैबलेट, अब आपको क्या लगता है इसके ऊपर ये जो छपाई हुई यानी कि जो लेबल लगा है वो कैसे लगता होगा? इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं लगता। लेबलिंग कैसे लगता है कि देखो, सबसे पहले आपको जो ये दिख रही है इसको हम पीवीसी फिल्म बोलते हैं। तो पहले ये हमारी पीवीसी फिल्म पूरी अलग बन के तैयार होती है, रोल बाय रोल।
ठीक है। उसके बाद यहाँ टैबलेट हमारी अलग बनती है। उसके बाद जो इसके ऊपर लगी है इसको हम ब्लिस्टर फिल्म या हम इसको बोल सकते हैं थोड़ी फॉइल टाइप होती है, तो इसके ऊपर हमारी अलग से पूरी की पूरी क्या होती है, ये जो आपको छपाई दिख रही है हमारी अलग से होती है। यानी कि यहाँ पर आपको दिख जाएगी इस तरह के बड़े बड़े रोल होते हैं और यहाँ पर हमारी इनकी छपाई अलग होती है। फिर इन तीनों चीज़ों को हमारी एक मशीन द्वारा पैक किया जाता है। हमारी जो फिल्म है इसमें ऐसे खांचे बनाए जाते हैं, टैबलेट उसमें फिल की जाती है और ये ऊपर से हमारी चिपका दी जाती है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा का पूरा फंडा यहाँ पर होता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर हमारी कोई लेबलिंग में गलती होती है तो उसको हम यहाँ पर पहले चेक करेंगे। अगर लेबलिंग ठीक है तो हम इसको यहाँ पर चिपकाते हैं, वरना हम इसको इसके ऊपर नहीं चिपकाएंगे, इसको फेल कर देंगे, दोबारा हम ये हमारी बनने के लिए चली जाएगी। तो यहाँ पर हमारे ऑफेंस होते हैं। पेनल्टी का मतलब इतना कोई सवाल नहीं आता, क्योंकि पेनल्टी यहाँ पर मतलब गलती नहीं होती। अगर गलती होती है तो लेवल तुरंत हमारा वापस चला जाता है और लेवल हमारा वापस आगे फिर से ठीक हो गए, फिर देन वो इस पर चिपकता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। तो अब यहाँ समझते हैं कि हमारा लेवल है या जो हमारी चीज़ें हैं वो हमारी गलत कब मानी जाएंगी। तो देखो, सेलिंग अ प्रोडक्ट नॉट इन अ कंटेनर, पहली कंडीशन यहाँ पे ऑफेंस क्या होगा, अगर कोई चीज हम है वो बिना कंटेनर के बेच रहे हैं, और बिना कंटेनर का मतलब क्या है कि उसके ऊपर हमारी लेबलिंग मेन वाली नहीं होगी। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि हमने कोई उस पर फॉल्स या मिसलीडिंग लेबल हमने उस पर लगा दिया। कोई हमारा मेडिसिनल प्रोडक्ट ये है, इस पर हमारा कोई या तो फॉल्स या तो कोई गलत लगाए या कोई ऐसा लेबल लगाए जो हमारा मिसलीड कर रहा है किसी चीज को, तो वो चीज़ हमारी यहाँ पर फेल हो जाती है, यानी कि वो हमारा एक ऑफेंस हो जाएगा। तीसरा हमारा ऑफेंस यहाँ पर क्या होगा, पैकिंग अ प्रोडक्ट इन अ कंटेनर दैट डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ अ रेगुलेशन, यानी कि यहाँ पर हमने कोई भी कंटेनर लिया और उसको हमने यहाँ पर पैक कर दिया, उसमें दबा तो ऐसे पैक किया हमने जो मतलब उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक पैकिंग का ऑफेंस हो जाएगा। ये आपने लेवलिंग का ऑफेंस देखा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पैकिंग का ऑफेंस हो जाएगा, यानी कि पैकिंग हमारी यहाँ पे ठीक से नहीं हुई है। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, नहीं समझ ऐसे मान लो कोई हमारी दवा है, उसको कहा जाता है कि मतलब कोई मान लो लिक्विड फॉर्म में हमारी कोई डोजेस फॉर्म है और उस पर है कि उस पर भाई लाइटिंग ज़्यादा ना पड़े, तो आपने देखा होगा लैब वगैरह में अंबर कलर के, यानी कि आपको ब्राउन कत्थई रंग बोलते हैं इसको हम हिंदी में, उस ब्राउन कलर के आपको इतने बड़े बड़े कंटेनर मिलते हैं और उसके अंदर हमारी दवा फिल होती है। तो वो ब्राउन कलर इसलिए बनाया जाता है जिससे कोई दवा जो हमारे रोशनी है या लाइट है वो इसके अंदर ना पहुंचे और हमारी जो ड्रग है वो हमारी सेफ रहे। तो अगर ऐसे कंटेनर की हमें रिक्वायरमेंट है और अब वहां पर हम उसको कोई ट्रांसपेरेंट कंटेनर में डाल देते हैं तो वो दवा खराब होने का खतरा है। तो ऐसी कंडीशन में वो चीज हमारी क्या हो जाएगी, ऑफेंस कहलाएगा। तो ये सब बातों का भी ध्यान रखना है कि पैकिंग अ प्रोडक्ट इन अ कंटेनर दैट डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट, अगर हम कोई ऐसे कंटेनर में उसको फिल करते हैं जो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं करती है तो ये भी हमारा एक तरह से क्या हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगा। उसके बाद यहां हम देखते हैं कि जो हमारा ना तो प्रॉपर कलर का है और ना जो उसकी मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी पूरी नहीं हो रही है, यानी कि जो रेगुलेट हमने कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो हमारी यहाँ पर खराब है, तो ऐसी कंडीशन में वो हमारा एक ऑफेंस कहलाता है। मतलब अब आपको थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन लग रहा होगा, क्योंकि देखो ये चीजें हमारी वही घूम फिर के आ रही है सारी की सारी, कि अगर कोई चीज हमारी खराब है या जो चीज हमारी वैलिड है, जो चीज हमारी स्टैंडर्ड है, अगर उसमें कोई खराबी है तो ये चीज हमारी खराब हो जाएगी। तो आपको अगर आप चाहो थोड़ी बहुत बातें आप बना के लिख सकते हो, जैसे मान लो कोई हमारी स्टैंडर्ड चीजें हैं, तो अगर कोई हमारा ड्रग है वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो हमारा एक ऑफेंस कहलाएगा। अब स्टैंडर्ड में आपने अभी देखे इतने सारे लैब, आप चाहो एक आध एग्जांपल बना दो कि मान लो कोई हमारा ड्रग है शेड्यूल जी का, और अगर वो शेड्यूल जी का ड्रग अपने यहाँ पर लेवल में ये चीज मेंशन नहीं करता है तो वो ड्रग हमारा यहाँ पर क्या है, खराब कहलाएगा और वो एक ऑफेंस कहलाएगा। तो इस तरह आप दो चार बातों को खुद से भी जो है बनाकर लिख सकते हो। तो ये हमारा हो गया। लास्ट यहाँ पर क्या है कि अगर कोई हमारा प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा बेचा जा रहा है तो ये चीज को यहां पर हम मतलब रेगुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल फंडा है, कोई भी मतलब मशीन अगर उसको ऑटोमेटिक मशीन से बेच रहे हैं तो भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने का यहाँ फंडा है, क्योंकि उसको कोई मेंशन नहीं कर रहा, ऑटोमेटिक है। तो ऐसी कंडीशन में उसको यहाँ पर क्या करेंगे, उसको मतलब वो ऑफेंस माना जाएगा, जुर्म माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा। तो इस कंडीशन में ये चीज हमारी वैलिड नहीं होगी। तो ये हमारे कुछ ऑफेंस थे यहाँ पर। तो आई होप आप लोगों को ये लेवलिंग एंड पैकेजिंग वाला पूरा का पूरा फंडा समझ आ गया होगा। तो अब हम जो है अपने यहाँ पर 3 चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हमारा यहाँ पर आता है पार्ट 4, और पार्ट 4 में हमारे क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल। और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, क्योंकि इसमें से हमारे 2 10-10 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक तो हमारा 100% यहाँ पे आता ही आता है। तो पहले समझते हैं ये हमारी पूरी की पूरी चीज क्या है। तो देखो, जो भी हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है तो उसके अंदर कुछ हमारी एजेंसीज बनाएगी। अब देखो इतने सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए, अब उसको भाई फॉलो भी तो कराना है। भाई लोग अपने आप तो करते नहीं है जब तक प्रेशर ना पड़े कि भाई काम करो काम करो। तो इस चक्कर में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ हमारी एजेंसीज बनाई गई, और वो एजेंसी किस लिए बनाई गई, रेगुलेट एंड मेंटेन करने के लिए जो भी हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था उसको। तो यहाँ पर हमारी 3 तरह की इस तरह की हमारी चीजें हैं। पहली हमारी है एडवाइजरी हमारी यहाँ पर एजेंसी है, दूसरी हमारी है एनालिटिकल, तीसरी हमारी है एग्जीक्यूट। अब देखो नाम से समझ आ रहा है, एडवाइजरी मतलब ये वाली जो होंगी ये हमारी एडवाइस देंगी किसी को,
एनालिटिक मतलब ये हमारी चीजें होंगी, ये हमारी किसी चीज को एनालाइज करेंगी। और थर्ड हमारी एग्जीक्यूटिव है, तो एग्जीक्यूट मतलब किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, यानी कि आगे बढ़ाना या देख रेख करना किसी चीज की। तो इस तरह से ये हमारी पूरी तीनों बनी है। अब जो हमारी एडवाइजरी है, इसके अंदर हमारी आती है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड यानी कि DTAB, और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम में इसके ऊपर 10 में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है और बहुत बार आता है, तो इसको तो आपको बहुत ही ज्यादा घोल के भी जाना है। फिर हमारी ड्रग कंसल्टिव कमेटी, इसको हम पढ़ेंगे। फिर ड्रग सेंट्रल लेबोरेटरी है, गवर्नमेंट एनालिस्ट है, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। फिर हमारा लाइसेंस अथॉरिटी और ड्रग इंस्पेक्टर, तो ये तो हमारा सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि DTAB और ड्रग इंस्पेक्टर, ये दो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे यहाँ आता है कस्टम कलेक्टर। तो बस हमको क्या करना है, अब एक एक करके इन सभी को जो है हमें समझना है, इनके काम समझने हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी बातों को हमको जो है ध्यान में रख के चलना है। तो पहली बात क्या है कि ये जो हमारी पूरी की पूरी कमेटी है या जो हमारी ये एडवाइजरी बोर्ड है DTAB, ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, जिससे ये हमें एडवाइस दे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी टेक्निकल मैटर पे जो हमारा मतलब उस टाइम उठता है। अब जैसे आप नॉर्मली जानते हो, कभी आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में क्या होता है कि भाई वहाँ कैबिनेट की मीटिंग लगी है, यहाँ वो चीज़ है, वहाँ पे भाई मीटिंग चली, जैसे अभी AKTU वगैरह की चलती रहती है मीटिंग वगैरह, तो वहाँ पर इसी तरह की हमारी बड़ी बड़ी कमेटी बनी होती है और उन सब की मीटिंग होती है और सभी अपने अपने मतलब जो उनके होते हैं पॉइंट रखते हैं, फिर उन सब पे वैल्यूआइज किया जाता है, फिर जो फाइनल पॉइंट निकलता है उसको भाई सबको सुनाया जाता है। तो इस तरह ये सारी चीजें होती रहती हैं जब भी कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है। तो इन्हीं सब के लिए हमारी ये DTAB है। अब इसको देखो बनी कैसे, उसके मजेदार चीज है कि यहाँ पर टोटल हमारे जो है 18 मेंबर होते हैं। अब उन 18 मेंबर में 8 मेंबर हमारे होते हैं एक्स ऑफिसियो मेंबर, यानी कि जो हमारे ऑफिस वगैरह में बड़ी बड़ी पोस्ट पे रह चुके होते हैं, अब नहीं है, एक्स यहाँ पे लग गया। फिर हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स का मतलब क्या है, जो हमारे नॉमिनेट किए गए हैं किसी के द्वारा, ये भी आपको आगे पता चलेगा। देन थर्ड हमारे आते हैं इलेक्टेड मेंबर, यानी कि जिनको एक तरह से हम बोल सकते हैं इलेक्शन के द्वारा या किसी ने उसको इलेक्ट किया, एक तरह से चुने गए हैं वो यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना, कोई हमारी बोर्ड मीटिंग होती है तो यहाँ पर बैठे हैं लोग, यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ 5 लोग बैठे हैं, यहाँ 10 लोग बैठे हैं और बीच में टेबल है, यहाँ बैन बैठ गया। वो कहता है भाई इस काम में मतलब कितने लोग हाँ करेंगे, तो यहाँ से लोग अपने हाथ उठा देते हैं इतने लोग, फिर यहाँ से कितने लोग करेंगे, यहाँ से 1-2 उठा दिया, फिर उसके बाद सबको कैलकुलेट कर लेते हैं, बस हो गई छोटा मोटा लोकतांत्रिक। तो इस तरह ये हमारे इलेक्टेड किए जाते हैं, यानी कि इलेक्शन एक तरह से छोटा मोटा वहीं के वहीं ले लिया जाता है। तो इस तरह टोटल हमारे जो है 18 मेंबर्स बनते हैं। अब हमको सभी मेंबर्स के बारे में जानना है, कौन कैसे है, यही हमारा थोड़ा सा लंबा इसका प्रोसेस हो जाता है। और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको A to Z सारी इसके बारे में जो है डिटेल्स लिखनी पड़ेगी। तो पहला हमारा इसमें आता है एक्स ऑफिसियो मेंबर। तो एक्स ऑफिस जो हमारे मतलब ऑफिस वगैरह में पहले रह चुके हैं वो मेंबर्स की बात करेंगे। तो पहले नंबर पे हमारे कौन आते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, यानी कि जो हमारा हेल्थ सर्विस में जो डायरेक्टर जनरल होते हैं। अब ये सारी चीज़ों के बारे में आपको इतना नहीं पता होगा क्योंकि आप भी पहली बार वगैरह इसको सुन रहे होंगे, तो बस आप समझ लो, एक हेल्थ सर्विस वगैरह के जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे चेयरमैन होते हैं, डायरेक्टर साहब, वो यहाँ पर मतलब एक चाहिए पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो हमारे ड्रग कंट्रोल वाले बड़े बड़े लोग होते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वो कंट्रोल होते हैं जो हमारी यहाँ पर आपको दिखेगी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज होती हैं, लाइसेंस अथॉरिटीज हो गया, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हो गई, उसके अंदर हमारे ड्रग कंट्रोलर होते हैं। तो वो जो ड्रग कंट्रोलर हैं वो यहाँ पर हमें एक चाहिए। फिर हमें यहाँ चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, यानी कि PCI। अब PCI तो आप जानते हो भाई, सभी जितने भी हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं सभी के सिलेबस वगैरह को या कोई भी पेपर को ये चीज़ मेंटेन कर रही है, तो इसके हमको प्रेसिडेंट यहाँ पे चाहिए। फिर हमको एक मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट चाहिए। और 5वें नंबर को हमको यहाँ कौन चाहिए, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता की डायरेक्टर चाहिए, क्योंकि ये बड़े बड़े यहाँ पर है हमारी, तो इनके 5 हो गए। आपको बस ये चीज़ें यहाँ पर याद करनी ही करनी पड़ेगी। फिर हमारे यहाँ आते हैं डायरेक्टर ऑफ किसके चाहिए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के चाहिए। फिर हमको डायरेक्टर चाहिए सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली के, और डायरेक्टर हमको चाहिए इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जात नगर के। तो ये वेटरिनरी मतलब हमारा जो जानवर से रिलेटेड हो गया यहाँ पर सीन। तो वैसे इतना हार्ड नहीं है, अगर आप 1-2 बार इसको लिख के देखेंगे आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा। तो इस तरह से हमको जो है टोटल 8 एक्स ऑफिसियो मेंबर चाहिए और यहाँ पर हमको 5 चाहिए नॉमिनेटेड ऑफिसर्स यहाँ पर। अब देखो ये कौन होते हैं, तो एक जो हमारा ऑफिसर होगा या पर्सन होगा वो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के द्वारा आएगा और वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होगा। ये चीज भी आपको याद रखनी, क्योंकि नॉमिनेटेड है तो किसके द्वारा नॉमिनेट किया गया ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो एक पर्सन हमारा कहाँ से, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, और ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा या नॉमिनेटेड किया जाएगा। फिर हमको 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट चाहिए। अब गवर्नमेंट एनालिस्ट कौन होते हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा, और ये भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। और बाकी हमको 2 पर्सन कहाँ से चाहिए, कोई हमको मतलब ऐसी एजेंसी से चाहिए
जो मान लो कोई हमारी जैसे ड्रग कंट्रोलर एजेंसी है और वो हमारी उस टाइम पे चार्ज में हो, जैसे मान लो 2-3 कमेटी है, कोई भाई चार्ज में नहीं है, कोई नहीं चार्ज में, तो वो उस टाइम पर चार्ज में हो, तो ऐसी कमेटी से हमको 2 बंदे वहां पर चाहिए होते हैं और उनको भी कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। तो जो हमारे ये नॉमिनेट ऑफिसर है यहाँ पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही सारे के सारे नॉमिनेट किए जाते हैं, ये आप यहाँ पर याद रखना। और कौन किए जाते हैं, मैंने लिख दिया 1 पर्सन हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट चाहिए और 2 पर्सन ऐसे चाहिए जो हमारे ड्रग कंट्रोल एजेंसी से और ऐसी एजेंसी जो हमारी उस टाइम पर कहाँ पे हो, चार्ज में हो, यानी कि वो कोई अपने फैसले वगैरह ले सके। तो इस तरह से हमको टोटल जो है 5 पर्सन चाहिए नॉमिनेटेड ऑफिसर। फिर हमारे आते हैं यहाँ इलेक्टेड मेंबर्स। तो जो हमारे ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं इसमें भी हमको जो है 5 मेंबर चाहिए होते हैं। अब देखो कौन, तो हमको एक चाहिए पहले नंबर पे टीचर। अब टीचर कौन चाहिए, या तो वो फार्मेसी का हो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का या कॉग्नोसी का हो, और एक ऐसी यूनिवर्सिटी से हो जो हमारी क्या हो, एक मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो हमारी नामी गामी हो, ऐसे नहीं मतलब कोई गवर्नमेंट तो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसको जो इलेक्ट करते हैं, यानी कि जो हमारे ये बंदा होगा या टीचर हो गए वो हमें इलेक्टेड, यानी कि चुना किसके द्वारा जाएंगे, हमारे होते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, यानी कि पीसीआई के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है एक पूरी की पूरी, जो मैंने आपको यहाँ बताया था, एक तरह की हमारी पूरी कमेटी है, उस कमेटी में से वो हमारे जो है यहाँ पर चुने जाएंगे। तो वो हमारे यहाँ टीचर हो गए। एक और हमारे सेकंड नंबर पे क्या आता है, वो भी हमारे टीचर रहेंगे, लेकिन किसमें, मेडिसिन और थेरापीटिक में रहेंगे यहाँ पर, और वही यूनिवर्सिटी कोई होगी या एफिलिएटेड कॉलेज होगा, और इसको कहां से चुना जाएगा, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये हमारे पीसीआई थी, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और ये हमारी होगी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रहेगी। फिर हमारे थर्ड यहाँ पर आते हैं, एक पर्सन ऐसे हमको चाहिए जो हमारे कहां से होंगे, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के द्वारा मतलब इलेक्ट किए जाते हैं। फिर हमारे एक पर्सन कहां के द्वारा चाहिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और एक हमें यहाँ क्या चाहिए, फार्माकोलॉजिस्ट चाहिए, जो फार्माकोलॉजी के मतलब स्पेशल होते हैं वो हमको चाहिए, और वो हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि डीटीएबी एक हमारी कितनी मतलब अच्छी पूरी की पूरी संस्था है कि इसमें जगह जगह से लोग जो है आकर और पूरी की पूरी एक टीम बन रही है। और इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और इसीलिए कोई भी फैसला कभी मतलब लेना हो, कोई भी एक्ट वगैरह में या देश में कोई फार्मेसी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो ये वाली कमेटी हमारी बैठती है, पूरी एडवाइजरी बोर्ड, और इसमें जो फैसला लिया जाता है वो हमारा बहुत मतलब मान्य होता है और सुझाव वगैरह हमको देते रहते हैं। तो ये हमारे होते हैं पूरे के पूरे 18 मेंबर हो गए यहाँ तक। उसके बाद बात की जाए तो जो हमारे नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो हमारे 3 साल के लिए बनते हैं, और 3 साल बाद उनको या तो फिर से रीनोमिनेट करेंगे या फिर इसको फिर से री इलेक्शन द्वारा उनको चुना जाता है। तो इस तरह ये हमारे हो गए। अब हम इसका अगर फंक्शन देखें कि हमारी जो डीटीएबी है ये हमारी काम क्या करती है, तो देखो सबसे मेन इंपोर्टेंट काम क्या है, ये एडवाइस करेगी हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। दूसरे नंबर पे क्या है कि जो भी आपने देखा, जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट देखे, उसमें आपने अमेंडमेंट्स वगैरह देखे होंगे ना कि भाई इतने में इसमें ये बदलाव किया, इसमें ये बदलाव किया। तो ऐसा कुछ भी बदलाव होता है या कोई फेरबदल होती है या कुछ भी चेंजिंग होती है हमारे लॉ वगैरह में, तो वो हमारी इसी कमेटी के द्वारा की जाती है। फिर यहाँ बात करते हैं यहाँ पर, तो कोई अगर जैसे इनको कोई स्पेशल काम भी दिया जाता है, जैसे मान लो कहीं इन्हें लगा कि कहीं कोई गड़बड़ हो गई है, तो क्या करेंगे, ये इस कमेटी को बिठाएंगे, यहाँ पर सब लोगों में बातें होंगी और फिर बताएंगे कि भाई यहाँ पर ये गड़बड़ हो रही है, कोई स्पेशल काम इनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मिल जाता है, फिर वो उसको जो है यहाँ पर अपना फंक्शन करते हैं उसके द्वारा। तो इस तरह ये सारे के सारे जो अपने काम करते हैं। हमारी डीटीएबी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग इतना इनफ है, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें आपको याद होना भी तो जरूरी है। अगर आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी तो बड़े आराम से आप इसमें जो है अपने 10 मार्क्स पूरे ले सकते हो। सेकंड हमारी यहाँ पर आती है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, जिसको शॉर्ट में डीसीसी बोला जाता है। अब इसका सिंपल सा मतलब क्या है, तो देखो इसमें हमारे बेसिकली यहाँ पर कितने लोग होते हैं ये आप समझो। 2 हमारे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, चुने जाते हैं, तो 2 पर्सन हो गए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट से, यानी कि जितने भी हमारे यहाँ पर स्टेट हैं पूरे इंडिया में, हर एक स्टेट गवर्नमेंट से एक एक बंदा चुना जाता है हमारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और वो यहाँ पर हमारा बनाया जाता है। तो इस तरह से हमारी पूरी की पूरी जो है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी बनाई जाती है। अब इनका काम क्या होता है कि इनके पास एक तो खुद की पावर होती है कि भाई खुद के कोई भी रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं। नहीं समझे, चलो फंक्शन में समझो क्या कहते हैं इसमें, कि पहला काम क्या है कि ये हमारे एडवाइस देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को एंड आल्सो डीटीएबी को। अब आप समझे जहां पर मतलब, यानी कि डीटीएबी हमारी सबसे ज्यादा पावरफुल अभी तक हम समझ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो हमारी ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी है ये हमारी इस डीटीएबी को भी क्या दे रही है, यहाँ पर राय दे रही है, यहाँ पर उसको एडवाइस कर रही है। तो इसलिए ये हमारे थोड़े ज्यादा और ज्यादा क्या हो जाते हैं, वैल्यूएबल और पोटेंट हो जाते हैं, मतलब ताकतवर हो जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं तो ये कौन से मेथड में करते हैं, कौन मतलब कहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। तो देखो कोई हमारे जैसे ट्रेंडिंग मैटर हो गया, आपने देखा हो ना कभी कभी किसी बात में बहस हो जाती है। एक आध शायद पहले कभी सीन पड़ा था
कोई ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह को किसी ने मार दिया था तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बवाल मचाता है हर तरफ, या कभी कोई ऐसा आ जाता है कि मान लो ड्रग इंस्पेक्टर ने रिश्वत ली या किसी ने केस कर दिया झूठा, या कहीं उसने छापा मारा, बड़ा हाथ मारा, कोई अमीर लोग पकड़ गए, तो इन सब केस में जो है ये वाली हमारी जो कमेटी है ये अपना काम करती रहती हैं, क्या पता अभी भी सब कर रही होंगी। तो ये हमारी क्या करती हैं, हमारे इंडिया में अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी थ्रू आउट द पूरे इंडिया इस लॉ के तहत, तो ये हमारी वहाँ पे फंक्शन में आएगी और इसके पास इतनी पावर है कि ये अपने ऑन प्रोसीजर के मतलब खुद के रूल फॉलो करेगी और खुद कोई भी फैसला ले सकती है। तो ये हमारी होती है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, यानी कि ये हमारी कंसल्ट करती है, हमको चीज़ों को बताती है। ठीक है, चलिए फिर हमारी यहाँ पर थर्ड आती है द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। तो देखो CDL, अब इसके बारे में बहुत लोग जानते होंगे लेकिन आपने कभी मतलब सोचा नहीं होगा। जैसे मान लो बहुत लोग मूवीज वगैरह देखते हैं, तो आपने कभी देखा है कि कहीं पर मान लो कोई छापा पड़ा तो वहां पर छापे में कहते हैं कि भाई इसको ना सैंपल लेके कहीं भेज दो, तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है। लेकिन नहीं, कोई अगर ड्रग इंस्पेक्टर या कभी कोई ऐसे जो मतलब हमारे फार्मेसी फील्ड के हैं जो अगर छापा वगैरह मारते हैं तो वो हमारी इन सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में इन चीज़ों को भेजा जाता है। और अगर मान लो कभी कोई बड़ा केस हो जाता है तो भाई फिर इन्हीं जो हमारी ये लेबोरेटरीज होती हैं इसमें उस चीज़ को भेजा जाता है और वहाँ जाके हम जो है इनकी पूरी जाँच पड़ताल करते हैं, चीज़ कैसी थी क्या थी। तो ये हमारी होती है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, यानी कि ये हमारी ऐसी लेबोरेटरी है जिसमें जो भी हमारे बड़े बड़े कुछ भी जो चेकिंग वगैरह होती है वो हमारी इन्हीं लैब के अंदर होती है। ठीक है, बाकी बात करें तो ये हमारी कोलकाता में स्टेबलाइज की गई थी अंडर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर जो हमारे मेन होते हैं उसके अंदर में। अब फंक्शन समझते हैं कैसे होता है, क्या होता है इसमें। तो इसके अंदर क्या होगा, एनालाइज करते हैं हम किसी भी सैंपल ऑफ ड्रग को या कॉस्मेटिक को जो हमारा या तो कस्टम कलेक्टर द्वारा भेजा गया हो या हमारा कोर्ट द्वारा भेजा गया हो। ठीक है, तो आप समझ गए कस्टम कलेक्टर, और कस्टम कलेक्टर क्या होता है पहले इसको मैं आगे आपको बता दूंगा। पहले सिंपल समझो क्या होता है कि जैसे मान लो फॉरेन से किसी का सामान इंपोर्ट हो रहा है, जैसे मान लो विदेश से किसी का कोई सामान आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो भाई इंपोर्ट होगा तो आपको पता है अगर मान लो जहाँ कस्टम वाले होते हैं वो उसको चेक करते हैं, अगर उन्हें लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी है तो वो क्या करेंगे, वो उस सैंपल को वहाँ पर बैन कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो वो उस सामान को क्या करते हैं, वो उस सामान को यहाँ CDL में भेज देते हैं, यानी कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में, और यहाँ पर उस सामान की चेक होती है। अगर उसमें कुछ अनपीसीएस मतलब ऐसा पाया जाता है या कोई मतलब ड्रग्स वगैरह या ऐसी कोई चीज़ पाई जाती है तो भाई उसको फिर सजा हो जाती है बाद में। तो इस तरह हमारी ये सारी चीज़ें मिलकर काम करती हैं। या मान लो कभी कोई कोर्ट वगैरह में कोई केस वगैरह चल रहा हो तो कोर्ट में आपने देखा होगा ना कि भाई इसकी जांच के लिए इसको वहां लैब में भेज दो, तो वो लैब हमारी ये CDL वाली होती है जिसमें हम सारे के सारे ड्रग वगैरह को जो है चेक करते हैं। तो ये हमारा इसका मेन काम हो गया। उसके बाद अगर कोई एनालिटिक क्वालिटी कंट्रोल वगैरह के लिए कोई सैंपल वगैरह आता है उसको यहाँ पर चेक वगैरह कर सकते हैं। या फिर कोई गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई हमको ड्यूटी दी गई है जो हमारी CDL है, भाई देते हैं कि भाई यहाँ पे जाओ ये वाले ड्रग को चेक करो, या उन्हें कोई स्पेशल प्रोग्राम दे दिया, स्पेशल कोई चीज़ दे गई, तो वो सारी चीज़ें हमारी जो ये है CDL वो हमारी चेक करती है। और बाकी इन सब में जो हमारी मतलब ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोला सब हो गया, गवर्नमेंट हमारी DTAB के साथ भी थोड़ा बहुत जो है कंसल्टेंट करती, बातचीत करती, तब कोई भी ड्रग जो है हमारा वो CDL के पास आता है। तो इस तरह होती है। लेकिन अब कुछ हमारे ऐसे ड्रग हैं जो हमारे मतलब सेम लैब में नहीं हो पाते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है कि वो जो हमारे ड्रग्स वगैरह होंगे उनको हम दूसरी लैब में भेजेंगे और वहाँ जाके उनकी जांच पड़ताल होती है। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे यहाँ पर सेरा, वैक्सीन, टॉक्सिन, एंटीजन, एंटीटॉक्सिन, ये हमारे कुछ ड्रग्स हैं, ये हमारे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में भेजे जाते हैं। फिर हमारे को ये चीज़ें हो गई जो वेटरनरी यानी कि एनिमल यूजेस के लिए, ये हमारे इज्जात नगर वाले इसमें भेजे जाते हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया। फिर कुछ हमारे पोलियो वैक्सीन हो गई या कोई और वैक्सीन हो गई, इसको हम RI कसौली में भेज देंगे वहाँ पर टेस्टिंग वगैरह के लिए। और या फिर हम इसको कहाँ भेज सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैक्सीन पुणे में भेज सकते हैं वैक्सीन वगैरह। और कुछ हमारे जो कॉन्ट्रासेप्टिक वगैरह होते हैं उसके लिए हमारी गाजियाबाद में लैब है, वहाँ पर हम इसको भेजते हैं। तो इस तरह हमारी सारी की सारी ये चीजें चेक होती हैं। तो ये हमारे 3 यहाँ पर हो गए हैं। अब फोर्थ हमारे यहाँ पर आते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो ये भी हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं। तो देखो नाम से समझ आ रहा है क्या, गवर्नमेंट एनालिस्ट मतलब क्या है कि गवर्नमेंट द्वारा कोई हमारा ये मतलब नियुक्त किया गया है यहाँ पर, और उसका काम क्या होगा कि गवर्नमेंट के जो भी काम होंगे उसमें करेगा। अब देखो काम क्या है यहाँ पर, तो जो हमारा गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है वो हमारा एनालाइज करता है किसी भी ड्रग को या किसी सैंपल को, कब उसको अगर कोई ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह भेजता है, यानी कि यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर और गवर्नमेंट एनालिस्ट मिलजुल कर यहाँ पे काम कर रही हैं। ड्रग इंस्पेक्टर ने मान लो कहीं पर कोई ड्रग वगैरह पकड़ा, उसने भेजा गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास, वो क्या करेंगे, वो उसको यहाँ पे एनालाइज करेंगे, ठीक है क्या गड़बड़ी कैसे, ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो गवर्नमेंट एनालिस्ट जो हमारे अपॉइंट होते हैं वो अगर हमारे आशु सिस्टम यानी कि आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी सिस्टम के अकॉर्डिंग हो तो उन्हें सेक्शन 33F इंडियन पीनल कोड यानी कि IPC के तहत यहाँ पर चुना जाता है। और अगर वो हमारे अदर देन मतलब जो हमारे ये है आशु सिस्टम के अलावा
ये हमारे सेक्शन 20 ऑफ आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 20 के तहत ये हमारे यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट एनालिस्ट हो गए या ड्रग इंस्पेक्टर हो गए, ये हमारे इंडियन पिनल कोड से भी डायरेक्टली जुड़े होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो अलग है, लेकिन जो इंडियन पिनल कोड यानी कि जो ऑफिशियल हमारी कोर्ट कचहरी वाला सिस्टम है, वहां से भी हमारे गवर्नमेंट एनालिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर डायरेक्टली जो है अटैच होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शन की ड्यूटी, यानी कि जो हमारे गवर्नमेंट एनालिस्ट हैं इनको काम क्या क्या करना पड़ता है। तो काम सिंपल सा है कि अगर इन्हें कोई ड्रग इंस्पेक्टर या फिर और कोई मतलब गवर्नमेंट वाला कोई पर्सन इन्हें अगर कोई सैंपल भेजता है तो इन्हें उसको एनालाइज करना है, उसका टेस्ट करना है, और फिर जो रिपोर्ट होगी रूल्स के अकॉर्डिंग, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ड्रग इंस्पेक्टर भाई दोस्त है तो उसने ऐसे कोई छापा मारा नकली और बोल दिया इसमें निकाल दो, ये ऐसा कुछ नहीं। उन्हें अकॉर्डिंग टू रूल्स, गवर्नमेंट एनालिस्ट को अकॉर्डिंग टू रूल्स उसकी जो रिपोर्ट होगी वो भाई उनको वहां पर देनी पड़ेगी। तो ये हमारा सिंपल पहला काम हो गया। दूसरा काम होता है कि गवर्नमेंट द्वारा अगर इन्हें कोई काम प्रोवाइड किया गया, कोई रिसर्च काम दिया गया है, तो उनको वो टाइम के अकॉर्डिंग यानी जितना टाइम दिया गया उसके टाइम के अकॉर्डिंग में उनको वो पूरा का पूरा रिजल्ट रिपोर्ट बनाकर और उसको एनालाइज करके सारा का सारा उनको जो है जमा करना पड़ता है। तो ये हमारा मेन काम है। सिंपल काम देखें तो एनालाइज करना ही इनका जो है काम होता है। अब बात करें क्वालिफिकेशन की, यानी कि इनको कैसे मतलब बनाया जाता है, तो एक तो ये ग्रेजुएट होने चाहिए हमारी मेडिसिन में, साइंस में, या कोई फार्मेसी में, फार्मेसिकल केमिस्ट्री वगैरह में, और इनको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। किसके लिए? कोई भी लेबोरेटरी जैसे गवर्नमेंट एनालिस्ट की कोई मतलब किसी के अंडर में काम कर रहे हो, जैसे मान लो गवर्नमेंट एनालिस्ट बनना है अगर, तो मान लो तुम गवर्नमेंट एनालिस्ट के अंडर में ही काम कर रहे थे और वहां काम करते करते आपको एक्सपीरियंस मिला, 5 साल हो गए और आपने देन जो है यहाँ गवर्नमेंट एनालिस्ट बन गए। क्योंकि इन चीज़ों को बनने में बहुत उम्र हो जाती है, क्योंकि एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए होता है। फिर यहाँ पर या तो आपको इंस्टीट्यूट के हेड के अंडर में काम कर रहे थे, या फिर कोई अप्रूव्ड टेस्टिंग लेबोरेटरी है उसके अंडर में आपने यहाँ पे काम किया हो 4 से 5 साल, और उसका एक्सपीरियंस आपको यहाँ चाहिए होता है। अब एक कंडीशन ये है, लेकिन एक कंडीशन क्या है कि यहाँ पर ग्रेजुएट ना हो कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया अप्रूव में, तो आपको जो नीचे वाला काम है यहाँ पर जो एक्सपीरियंस आपको 5 साल का चाहिए था वो सिर्फ आपको अब 3 साल का चाहिए होगा। यानी कि अब यहाँ पे आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। किसके लिए? या तो किसी मतलब गवर्नमेंट एनालिस्ट के अंडर में आपने काम किया हो 3 साल, या आपको इंस्टीट्यूट के हेड के अंडर में काम किया हो, या किसी आप अप्रूव टेस्टिंग लेबोरेटरी में आपने 3 साल काम किया हो, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करते हो तो, और ग्रेजुएट करते हो तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये हमारा पूरा का पूरा फंडा होता है यहाँ पर क्वालिफिकेशन का। बाकी अगर आपने यहाँ पर डिप्लोमा लिया हो, यानी कि एसोसिएटशिप डिप्लोमा ऑफ इंस्टीट्यूट, मान के हमारे इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा आपने अगर डिप्लोमा लिया हो किसमें? किसी भी ड्रग को एनालाइज करने में या फार्मास्यूटिकल को एनालाइज करने में, और उसमें भी आपको जो है 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए ड्रग की टेस्टिंग में। किसके? और वहां पर भी आपने काम किसके अंडर में किया हो? किसी गवर्नमेंट एनालिस्ट के अंडर में, या वही हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूट के अंडर में, या कोई अप्रूव टेस्टिंग लेबोरेटरी के अंडर में। तो यहाँ भी बहुत सारी शर्तें हैं कि भाई आपका अगर डिप्लोमा हो तो काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, आपको डिप्लोमा किस में चाहिए? एनालिसिस ऑफ ड्रग्स में या फार्मास्यूटिकल्स में। दूसरी कंडीशन यहाँ पे आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स में, और वो जो एक्सपीरियंस चाहिए वो आपको किसी गवर्नमेंट एनालिस्ट के अंडर में आपने काम किया हो, या किसी आपने इंस्टीट्यूट के हेड के अंडर में काम किया हो, या आपने किसी अप्रूव टेस्टिंग और जो हमारी यहाँ पर है लेबोरेटरी उसके अंडर में आपने काम किया हो। तो ये हमारे यहाँ पर चीज़ें चाहिए होती हैं। फिर हमारे 5वें नंबर पे आते हैं लाइसेंस अथॉरिटी। तो देखो नाम से समझ आ रहा है क्या, लाइसेंस अथॉरिटी मतलब क्या है कि ये हमारे लाइसेंस के लेन देन को सारे को बचा के रखते हैं। यानी कि अगर किसी बंदे को लाइसेंस इशू करना है तो वो काम हमारी कौन करती है? लाइसेंस अथॉरिटी। अभी जैसे आप पढ़ रहे थे पहले कि अगर किसी को लाइसेंस चाहिए या लाइसेंस के अलावा किसी को कोई और चीज़ खरीदनी बेचनी है तो उसे लाइसेंस अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी। तो ये हमारी लाइसेंस अथॉरिटी है और यही सारी चीज़ें मेंटेन करती है। अगर आप आगे जाके किसी का लाइसेंस लेंगे तो आपको इन्हीं के पास जाके जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ये जो हमारी लाइसेंस अथॉरिटी है ये आपको मतलब जगह जगह आप जाएंगे तो आपको दूसरे दूसरे नामों से मतलब मिल जाएगी। ये जैसे हमारे हो गए ड्रग कंट्रोलर नाम से आपको कहीं मिलेगी, या डायरेक्टर ऑफ ड्रग कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन, या ऑफिसर इन चार्ज ड्रग कंट्रोलर। तो इस तरह से मतलब कई लोग इसको जानते हैं, बस कि इनका मेन फंडा क्या है, हमारे लाइसेंस वगैरह को ये कंट्रोल करके रखते हैं। अब फंक्शन इनका देखें सिंपल, तो भाई लाइसेंस अथॉरिटी का मेन फंडा यहाँ पर क्या है कि या तो वो किसी को लाइसेंस इशू करेंगी या फिर रिफ्यूज कर देंगे। बस वो चेक करते हैं कि भाई लाइसेंस लायक है कि नहीं है, उसकी सारी चीज़ों को चेक करेंगे। उनके लोग जाएंगे, आपके प्रीमिसेस जो कुछ मतलब आप अभी पहले पढ़ रहे थे उन सब चीज़ों को ये हमारे चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखेंगे आपके जो रूल्स वगैरह हैं उससे ये सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। अगर सेटिस्फाई करते हैं तो भाई आपका लाइसेंस मिल जाएगा, नहीं करते तो लाइसेंस आपका कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं कि इनके पास इतनी पावर होती है कि ये आपके लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकते हैं और सस्पेंड भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लाइसेंस बनवा लिया फिर आप मतलब जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे। अगर ऐसा होगा तो ये चीज़ हमारी इतनी पावर है कि हमारी फिर से जो है उस लाइसेंस को कैंसिल कर सकती है या फिर कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर सकती है। तो ये हमारी थी लाइसेंस अथॉरिटी।
अब हम समझते हैं अपने छठा हमारा आता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो देखो नाम से समझ आ रहा है क्या कि ये चीज हमारी कंट्रोल करने के लिए। अब किसको कंट्रोल करने के लिए, तो आप इतना याद रखो कि ये हमारे ड्रग इंस्पेक्टर को कंट्रोल करती है। यानी कि जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है इसके पास इतनी पावर है कि ये हमारे ड्रग इंस्पेक्टर को क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। और ये हमारी क्या होती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अंडर में मतलब ये काम करती है हमारी। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो बस जो भी हमारा हो वो ग्रेजुएट होना चाहिए फार्मेसी में या फार्मेसी साइंस में या मेडिसिन में, और उनकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए किसमें, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में या फिर माइक्रोबायोलॉजी में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से उनकी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होनी चाहिए और माइक्रोबायोलॉजी में फर्स्ट क्लास एकदम। उसके बाद बात करें यहाँ पर तो उसको लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में या फिर उसकी टेस्टिंग वगैरह में उसको लगभग जो है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तभी तो भाई वो ड्रग इंस्पेक्टर के उस पर सवाल उठा पाएगा। खुद ही एक्सपीरियंस नहीं होगा तो कहाँ से किसी को टोकेगा। तो ये चीज़ भी हमको यहाँ पर चाहिए। तो ये हमारी थी टोटल कंट्रोल अथॉरिटी के बारे में। अब हम यहाँ पर एक और समझते हैं कस्टम कलेक्टर, देन हम जो अपने ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखो कस्टम कलेक्टर्स हमारे क्या होते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। कस्टम मतलब आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, जैसे मान लो कभी कोई चीज़ हमारी बाहर से आती है, इंपोर्ट होती है, तो वहां पर इंपोर्ट होती है तो भाई चेकिंग वगैरह होती है। तो अगर मान लो कोई हमारा जो कस्टम कलेक्टर है उसको अगर किसी पे शक हुआ तो वो क्या कर सकता है, डिटेन यानी कि हिरासत में ले सकता है जो भी हमारा इंपोर्ट किया हुआ पैकेज होगा उसको। और अगर उसका मतलब जरूरत पड़ेगी तो वो उसको रोक भी सकता है, और जरूरत पड़ेगी तो उसको वो कहाँ भेज सकता है, CDL यानी कि जो हमारी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी वहां भेज सकता है कि भाई इसकी चेकिंग वैकिंग होगी। यानी कि उसके पास सारे के सारे वो होते हैं रूल, वो प्रोहिबिटेड भी कर सकता है, वो डिटेंशन यानी कि हिरासत में लेके उसको कैद भी कर सकता है, और कई बार पुलिस वगैरह में पकड़े भी जाता है। आपने देखा होगा ना एयरपोर्ट वगैरह में चेकिंग लगी रहती है, और अगर किसी पे कोकेन या ड्रग मिल जाता है उसको तुरंत जेल वगैरह में डाल दिया जाता है, चेक करते हैं चीज़ें। तो ये सारी की सारी बातें हैं, ये हमारी जो है कस्टम कलेक्टर के द्वारा की जाती हैं। अब हमारा आज का लास्ट फंडा आता है ड्रग इंस्पेक्टर, और ये भी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। DTAB और ड्रग इंस्पेक्टर ये दोनों टॉपिक काफी बार जो है एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। अब देखो क्या होता है, कैसे होता है। तो देखो द इंस्पेक्टर मे बी अपॉइंटेड आइदर टू इंस्पेक्ट द प्रेमिसेस और सेल ऑफ ड्रग। मतलब सिंपल फंडा समझो, जो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर या जो इंस्पेक्टर है वो हमारा अपॉइंट किस लिए किया जाता है, मेन इसका फंडा होता है इंस्पेक्ट करने के लिए। अब इंस्पेक्ट क्या करेगा, एक तो प्रेमिसेस को, प्रेमिसेस मतलब वो जगह पे जहां पे सारी दवाइयां वगैरह बन रही हैं वो चीज है। दूसरी हमारी सेल ऑफ ड्रग को, यानी कि कोई अगर हमारी दवा वगैरह बेच रहा है तो वो सही बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, ये सारी चीजों को वो इंस्पेक्ट करता है। बाकी वही हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो हमारी कैसे हो रही है, और जो लाइसेंस हमारा है उसका कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा, लाइसेंस के अलावा तो कोई कुछ नहीं बना रहा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये हमारी एकदम पुलिस है फार्मेसी की। और वो सारे आप लोगों ने बहुत चर्चे सुने होंगे ड्रग इंस्पेक्टर के, कहीं भी आ जाते हैं, कहीं भी छापा मारते हैं, तो उनका काम ही है ये सब चेक वेक करना, और वो इस सबको बहुत अच्छे से करते रहते हैं। बाकी जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं वो हमारे अपॉइंट किए जाते हैं। तो अगर वो हमारे देखो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के द्वारा अपॉइंट किए जा सकते हैं, और अगर वो आसू सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमारा आता है सेक्शन 33G IPC यानी कि इंडियन पीनल कोड। और यहाँ पर अगर वो अदर सिस्टम के लिए करते हैं तो यहाँ पर हमारे कौन सा वो लगती है धारा, सेक्शन 21 ऑफ IPC यानी कि इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 21 के तहत यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ आप समझ गए हमारा कैसे अपॉइंट होता है ड्रग इंस्पेक्टर और मेन काम क्या होता है। अब हम समझते हैं क्वालिफिकेशन, यानी कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए हमें कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर को बनने के लिए। तो पहले नंबर पे उसकी ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी फार्मेसी यानी कि बी फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल साइंस में, मेडिसिन में, या उसे कोई और वो स्पेशलाइज होनी चाहिए किसमें, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में और माइक्रोबायोलॉजी वगैरह में। यानी कि जो हमने उधर देखी थी अभी कंट्रोलिंग अथॉरिटी, वही हमारे यहाँ पर हमको ये चाहिए ही चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस भी चाहिए इसमें। तो ये हमारे तीनों और में है, यानी कि ये हो ये हो ये हो, यानी कि कोई हमारे एक होना चाहिए। तो पहला हमको क्या चाहिए कि उसके पास 18 महीने से कम का यानी कि 18 महीने से ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में। एक जो हमारी वो होती है पेरेंट्रल जो कंपनियां होती हैं यानी कि जिसमें इंजेक्शन वगैरह बनते हैं, ऐसी कंपनी में हमें जो है 18 महीने का मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस चाहिए। यानी कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शेड्यूल C की उसमें कोई ना कोई एटलीस्ट 1-2 दवा बननी चाहिए। तो ऐसी जगह पे आप कहीं काम करके आए हो 18 महीने, तो ये एक्सपीरियंस चाहिए। दूसरा हमको क्या चाहिए, यहाँ पर 18 महीने का टेस्टिंग एक्सपीरियंस चाहिए। यानी कि यहाँ पर कोई भी एक सब्सटेंस ऐसा जो हमारा शेड्यूल C में आता है, उसकी यहाँ पर अगर आपने टेस्टिंग वगैरह की हो तो उसका 18 महीने का यहाँ पे चाहिए। और थर्ड नंबर पर यहाँ पे आता है नॉट लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द
इंस्पेक्शन ऑफ द फर्म मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। किसी भी फर्म में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हो तो वहाँ पे आपने इंस्पेक्शन वगैरह किया हो लोकली, मतलब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और उसमें भी आपके शेड्यूल सी के ड्रग आने ही आने चाहिए। तो यहाँ पर मेन ये होती है, तो मोस्टली लोग जो है वो इसी को फॉलो कर लेते हैं। 18 महीने कोई हमारी शेड्यूल सी के जिसमें ड्रग बनते हो ऐसी कंपनी में काम करते हैं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, टेस्टिंग का काम करते हैं और वो ड्रग इंस्पेक्टर जो है बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर मेन क्वालिफिकेशन यहाँ पर हो चुकी है। अब हम समझते हैं पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, यानी कि क्या क्या ताकत होती है हमारे किसी एक ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में। तो देखो इनके पास पहला मेन फंडा क्या होता है कि ये देखो ही और सी मैंने लिख दिया, यानी कि वो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। आगे की कहानी हमने समझते जाओ। मे इंस्पेक्ट एनी प्रीमिसेस वेयर ड्रग और कॉस्मेटिक आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि कोई भी हमारे प्रीमिसेस यहाँ पे मतलब कोई हमारा ड्रग मैन्युफैक्चर किया जा रहा है या सेल किया जा रहा है, ऐसी जगह पे वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कभी भी धावा बोल सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं भाई काम चल रहा है ठीक कि नहीं चल रहा है। दूसरा नंबर पे कहीं भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग या सेल हो रही है तो वहां से वो सैंपल ले सकते हैं चेकिंग के लिए। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। तीसरे नंबर पे वो हमारे कभी भी किसी भी प्रेमिस के अंदर आ सकते हैं, फिर सर्च कर सकते हैं किसी भी चीज के बारे में। उन्हें अगर थोड़ी सी भी भनक लग गई कि यहाँ पे कुछ ऑफेंस हो रहा है यानी कि कुछ गलत हो रहा है तो वो उसमें अंदर आएंगे और सारी की सारी चेकिंग आपकी कर सकते हैं। चौथे नंबर पे क्या है, वो एग्जामिन कर सकते हैं किसी भी चीज को और जरूरत पड़ेगी तो वो सीज भी कर सकते हैं, यानी कि मतलब ऐसे ठप्पा लगा जाते हैं ना बंद करने वाला, वो ठप्पा भी लगा सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड पे, किसी भी रजिस्टर्ड पे या किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए। बाकी वो किसी भी पर्सन के बारे में सर्च कर सकते हैं अगर उन्हें इनका हल्का फुल्का भी मतलब शक हो गया कि ये जो पर्सन है उसने किसी ड्रग के बारे में सीक्रेट छुपा के रखे हैं। मतलब एक तरह से आप पुलिस वाला सीन समझ सकते हो, जो आप मूवीज वगैरह में देखते हो तो पुलिस जैसे एक एक चीज काम करती है वही हमारे ये काम करती है। अगर उन्हें शक है किसी ऐसे बंदे पे जिसने ऑफेंस किया है, कोई कमिट किया है, मतलब कोई नुकसान जुर्म वगैरह किया है, तो उसकी वो आराम से सर्चिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उनके पास इतना भी हक है कि वो भाई किसी भी जो व्हीकल वगैरह जा रहे हैं या कोई कंटेनर या कोई भी चीज़ है वो उसको स्टॉप कर सकते हैं, उसको वो चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि भाई ये ठीक है कि नहीं है, कहीं इसमें कोई गड़बड़ वगैरह तो नहीं है। और गड़बड़ पकड़ी गई तो आपको पता है फिर क्या हो सकता है। तो इसी का बहुत लोग मतलब मिसयूज भी कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा ड्रग इंस्पेक्टर सारे अच्छे होते हैं, बहुत लोग इसका मिसयूज भी करते हैं और लोगों से रिश्वत वगैरह भी लेते हैं। तो अगर आप कभी ऐसे बनो तो भाई ऐसे मत बनना, ठीक है, क्योंकि इससे थोड़ा नुकसान भी होता है और अपने ही फार्मेसी वाले लोगों की वैल्यू कम होती है। तो बिल्कुल ऐसा आपको नहीं करना है। और उसके बाद में जैसे आपको पता होगा पुलिस को कभी कभी स्पेशल पावर वगैरह मिल जाती है कोई वैसी चीज़ों के लिए, तो यहाँ भी जो मतलब अगर मान लो कभी कोई केस पड़ गया या कभी कोई ज़रूरत पड़ती है तो भाई ड्रग इंस्पेक्टर को कुछ कुछ मतलब स्पेशल परमिशन भी मिल जाती हैं और वो एक्सरसाइज वगैरह मतलब कुछ भी कर सकता है अगर उसको वो ज़रूरत मिल जाती है। तो वो ये सब हमारे काम होते हैं, पावर होती है ड्रग इंस्पेक्टर की। अब हम समझते हैं यहाँ पर ड्यूटीज, यानी कि ये तो हमने पावर देखा कि क्या होती है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि एक्चुअल में काम क्या होता है ड्रग इंस्पेक्टर का, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग यही नहीं समझ पाते कि भाई काम क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर सारे के सारे आपको काम मिलेंगे ड्रग इंस्पेक्टर को क्या करना है, कैसे करना है, और उन्हीं के बेस पे वो अपनी जो है ड्यूटी वगैरह करते हैं। तो देखो पहली कंडीशन यहाँ पर क्या है कि देखो जो ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं उन्हें एक पर्टिकुलर एरिया बांट दिया जाता है। अब उनको क्या करना है कि साल में मतलब पूरे 1 ईयर में उन्हें एटलीस्ट एक बार, चाहे तो ज्यादा बार ही करते हैं लेकिन एटलीस्ट उन्हें एक बार जो है वहां पे पूरा इंस्पेक्ट करके पता लगाना होता है कि जो वो एरिया है यहाँ पे मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या सेलिंग हो रही है वो हमारी ठीक से चल रही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं वहां कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और वो क्या करते हैं खुद को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, अगर सब ठीक है तब ठीक है, वरना वो कोई ना कोई एक्शन जो है फिर लेते हैं। तो यहाँ पर उन्हें जो है साल में एटलीस्ट एक बार जो है यहाँ पे पूरे के पूरे जो भी हमारी चीजें होती हैं वहां जाके उन्हें चेकिंग करनी पड़ती है। ठीक है, दूसरा उन्हें यहाँ पर क्या होता है कि अगर उन्हें मतलब जरूरत पड़ती है तो वो वहां से सैंपल को ले सकते हैं। कोई भी इंपोर्टेंट ड्रग का मान लो किसी ने इंपोर्ट करा है, कोई ड्रग मंगाया तो उसका सैंपल ले सकते हैं, या कोई ऐसा ड्रग है जो हमारा बेचा जा चुका है, सोल्ड हो चुका है या स्टॉक में रखा है कुछ भी, तो वो उसका एक सैंपल ले सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास भेज सकते हैं, CDL के पास भेज सकते हैं और सारी चेकिंग वगैरह करके अगर वो सब ठीक है तब ठीक है, वरना नहीं है तो वहां पर कुछ ना कुछ अपना एक्शन जो है ले सकते हैं। तो ये भी हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो उसकी ड्यूटी होती है। फिर यहाँ पर आता है कि अगर मान लो किसी बंदे ने कंप्लेंट कर दी, जैसे मान लो कंप्लेंट वगैरह कभी कभी लोग करते हैं कि भाई उस कंपनी में ये वाला काम हो रहा है, उस कंपनी में फर्जी काम चला है, उस कंपनी में ये बेच रहे हैं, ब्लैक में चला है, ये चला है। तो अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर जाएगा, वहां जाके सारी चेकिंग करता है और अगर कुछ गड़बड़ मिलती है तो फिर आपको पता है क्या करेंगे, वहां पर कोई ना कोई वो लीगल एक्शन लेंगे। तो ये होता है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर है उनको सारा का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, यानी कि ऐसा नहीं है सिर्फ हम लोग को करना है। जो ड्रग इंस्पेक्टर है अगर उन्होंने इतना कुछ किया, कहाँ गए, कैसे गए, कब गए, कितना मिला, क्या मिला, ऐसी सारी की सारी रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं और वो पूरी की पूरी रिपोर्ट्स हमारी रिकॉर्ड के अंदर रख दी जाती हैं संभाल के, और वो हमारी कंट्रोल अथॉरिटी द्वारा यहाँ पर चेक भी की जाती है। आपको पता है कंट्रोल अथॉरिटी कौन थी? जो हमारी ड्रग इंस्पेक्टर को भी मेंटेन कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी। तो उनको ये सारी चीजें जो है चेक वगैरह कराई जाती हैं।
बाकी ये चीज हमारी इंक्वायरी करती है या इंस्पेक्ट करती है कोई भी मतलब ऐसे ड्रग को जो हमारा कॉन्ट्रावेंशन है, यानी कि मान लो गवर्नमेंट वगैरह ने कभी उसको बैन कर रखा है और कोई उसका यूज करा है वो करा है, तो उसमें भी हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो उसको चेक करेंगे अच्छे से, और अगर कोई ऐसी गड़बड़ मिलती है तो भाई आपको पता क्या करना है। उसके बाद ये क्या कर सकते हैं, किसी भी इंपोर्टेड ड्रग को डिटेन यानी कि हिरासत में ले सकते हैं, चेकिंग वगैरह कर सकते हैं, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है अगर उन्हें थोड़ा सा भी शक होता है तो। ठीक है, तो ये हमारे काम थे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई भी ड्रग है उसके यहाँ पर सेल में और इंपोर्ट में हमने देख लिया रूल्स वगैरह। अब हम देखते हैं कि इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, यानी कि कोई हमारे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ड्रग की या कॉस्मेटिक, उसमें हमारे ड्रग इंस्पेक्टर का क्या काम होगा और कैसे काम होगा। अब मेन हमारे यहाँ पर क्या होगा कि एक साल में एक बार तो एटलीस्ट जो है हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर उसको चेक करना पड़ेगा, जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह है कि वहाँ ड्रग जो बन रहे हैं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये हमारा पहला जो मतलब उसमें था हमारा जो हमने यहाँ पर स्टडी किया था, सेम हमारे यहाँ पर रहेगा। एक साल के अंदर में हमको एक बार सारी चीज़ें चेक वगैरह करनी होंगी, और अगर सब ठीक है, ऑब्जर्व करता है मतलब सेटिस्फाई अगर हो जाते हैं अपने आप ड्रग इंस्पेक्टर सब कुछ ठीक है तब तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो लीगल एक्शन यहाँ पर जो है लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है जो भी सैंपल वगैरह है वो वहाँ पे ले सकते हैं किसी भी चीज़ से, और उसको यहाँ पर टेस्ट और एनालाइज करने के लिए वो उसका जो है भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद उनको अपने सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, सारे रिकॉर्ड बना के रखने हैं, ये सारा फंडा हो गया यहाँ पर। और बाकी सबसे वही लास्ट में बता दिया कि जो भी उनकी ड्यूटी वगैरह होगी उसको उन्हें जो है मेंटेन करके रखना पड़ेगा सारी की सारी। तो ये हमारी थी ड्रग इंस्पेक्टर की पूरी कहानी, और नोट्स तो आपके लिए यहाँ भर भर के मतलब इतने में तो आप आराम से 2-2.5 पेज हो गए, इतने में तो आप ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर 15 नंबर का भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे ड्रग इंस्पेक्टर की कहानी हो गई, और हमने सब मतलब एक तरह से देख लिया, और हमारा पार्ट 4 जो था एडमिनिस्ट्रेशन वाला वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब आप लोग बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। कंप्लीट एक 1 वीडियो थी, बहुत लोगों ने कंटिन्यूस देखा होगा, बहुत लोगों ने 2-3 बार में देखी होगी। तो बस आप वीडियो को लाइक करना, बहुत मतलब मेहनत लगती है, आपको पता है इतनी बड़ी वीडियोस वगैरह बनाने में, और बाकी दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना, जिससे उन्हें भी इसका जो है फ्री में सारा कुछ प्रॉफिट मिल सके, और नोट्स वगैरह जो है वेबसाइट पे इसके अपलोड कर दिए जाएंगे, तो वहां से आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब कमेंट्स आपके हाथ में, कमेंट्स वगैरह करके बताओ कैसी क्या लगी, शेयर करो, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।